अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तीसरे वर्ष की यात्रा हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं। अभी पिछले ही रविवार हम आप सबसे जुड़े थे और आज फिर जुड़े हैं। तो प्रत्येक रविवार हम आपसे लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप हफ्ते भर मेहनत किए होंगे, बहुत से प्रश्न आपके मन में आए होंगे जो आज आप हमारे वक्ताओं से पूछेंगे। आज हमारे साथ 4 वक्ता जुड़े हुए हैं। यतेंद्र सिंह, संजना सिंह, संजना मिश्रा और विशाल लोधा जी। मैं आगे कार्यक्रम की शुरुआत करूं, इनसे आपको रूबरू कराऊं, उससे पहले हम वीणा की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती जी का स्मरण करते हैं। तो हम वर्चुअल दीप प्रज्वलन करेंगे। अभी जैसा कि आपने विद्या की देवी माँ सरस्वती जी का स्मरण किया, उनसे आशीर्वाद लिया, ये हमारी संस्कृति है। हम पहले अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो अब हमारे साथ हेमंत भैया, जो पूरा इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये जो हम आपस में चर्चा करते हैं संभव हो पा रहा है। और तो मैं आज कार्यक्रम शुरू होने से पहले हेमंत भैया को इनवाइट करूंगा। वो आमंत्रित हैं और 2 शब्द कहें, उसके बाद हम कार्यक्रम प्रारंभ करें। हेमंत भैया, आवाज आ रही है? हाँ शुभम, सभी को नमस्कार। और सभी यहाँ पर अब जेएनयू के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है और सभी के मन में अब थोड़ी घबराहट भी हो गई है। तो आज मुझे लगता है कि अधिकतर बातचीत उसी पर होगी कि अब लगभग 1 महीना और अच्छे से बचा है। तो 1 महीने में जेएनयू की तैयारी कैसे की जाए और कैसे जेएनयू के दरवाजे तक पहुंचा जाए, वहाँ एडमिशन लिया जाए। तो आज के वक्ता मुझे लगता है कि इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे और विद्यार्थी भी अपने सवाल अच्छे से पूछेंगे कि अब कहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है, ताकि वो 1 महीने में अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे पाए। अब रिवीजन भी कैसे करना है, क्योंकि रिवीजन के भी कई तरीके होते हैं और मुझे लगता है कि लास्ट में रिवीजन ही करना होता है। तो 1 महीने के अंदर अपने तैयारी को और रिवीजन को कैसे मैनेज करें, मुझे लगता है आज की चर्चा का विषय इसी पर केंद्रित होगा।
तो सभी को प्रणाम और शुभम बढ़ाइए आपका इस कार्यक्रम को आज आगे। ठीक है, हेमंत भाई आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है वक्ताओं के स्वागत की, तो मैं फूल या गुलदस्ता देके तो उनका स्वागत नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक ऐसे माध्यम में जुड़े हुए हैं जो हम संभव नहीं है, तो शब्द ही मेरे पास उनके लिए फूल और गुलदस्ता है। तो मैं शब्दों के माध्यम से सभी वक्ताओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और जो प्रतिभागी जुड़े हैं आप तालियों के माध्यम से उनका स्वागत कर सकते हैं। आपके पास रिएक्ट करने का ऑप्शन होता है, वहां से आप उनका स्वागत तालियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो बहुत से प्रतिभागी अपने वक्ताओं का स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद, और आप अपने लिए भी ताली बजा लीजिए। और बीच बीच में आप जैसे भी आप फील कर रहे हैं कार्यक्रम के दौरान, आप किस तरीके से जुड़े हैं, आप अपने रिएक्शंस के माध्यम से हमें बताते रहिएगा, ताकि कार्यक्रम की जीवंतता बनी रहे। ऐसा नहीं कि हम एक तरफा बोले जा रहे हैं, फोन आपका कहीं और रखा हुआ है। तो अभी हम आप लोगों से भी रूबरू होंगे, तो आप हमारी तरफ से बेहतर कनेक्ट होंगे। ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले जो आज के वक्ता हैं, सबसे पहले नोट रूप में मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी चारों वक्ता भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं, और यह सभी वक्ता JNU CUET 2022 में चयनित हैं। तो सबसे पहले जो आज के वक्ता हैं विशाल लोधा जी, मालवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश से इन्होंने अपना स्नातक किया है। विशाल जी, जी भैया, हम जब तैयारी करते हैं, वो समय मैं भी याद कर पा रहा हूँ, स्नातक का अंतिम वर्ष का समय होता है, और मन में घबराहट सी होती है कि आगे कहाँ जाएंगे हम, कहाँ हमारा एडमिशन होगा। एक विचारधारा तो बना देते हैं कि हाँ हम आगे परा स्नातक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी होती है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, थोड़ी आ रही है, थोड़ी सी बीच में कटा था। ठीक। तो बहुत से प्रश्न हमारे मन में आते हैं, आगे एडमिशन होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो क्या आप भी यह सब प्रश्नों से परेशान थे? और आप अपनी जीवन यात्रा बताइए, आप किस तरीके से मतलब JNU में चयनित हुए, क्या आपकी यात्रा रही? क्या आपको लगता था कि मैं JNU में चयनित हो जाऊंगा जब CUET का आप एग्जाम दे रहे थे? और आपने सबसे पहले जो अब आपके भी समय में आया रहा होगा कि 1 महीना बचा रहा होगा, अब लगभग देखें तो डेट भी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हम मान के चलते हैं। तो किस तरीके से आप इस समय तैयारी कर रहे थे? विशाल जी, आप आमंत्रित हैं। जी भैया, नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नमस्कार, और थैंक यू सो मच हेमंत भैया, जो आपने इतना अच्छा मौका दिया मुझे। तो तैयारी के दौरान जब मैं स्टार्टिंग में अप्रैल के फेज़ में था, क्योंकि 11 अप्रैल से मैंने तैयारी की शुरुआत की थी 11 अप्रैल से। उस टाइम मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। उसी दौरान जब मैं पढ़ता गया तो लगा कि ऐसा लग रहा था उस टाइम कि कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि कोरोना उस टाइम था नहीं, लग रहा था कि मई में भी एग्ज़ाम हो सकता है, जून में भी हो सकता है। तो यही ऑप्शन था कि पढ़ते रहो, जितना हो सके कोशिश करो कि पढ़ते रहो। उसके अलावा एक मिनिमाइज जो कोर्स चीज़ें होती हैं, जैसे सरस्वती पांडे, दृष्टि और रामचंद्र शुक्ल, बस इन तीनों बुकों को प्रिपेयर किया था मैंने। और जब लास्ट टाइम में जब रिवीजन का टाइम आया था तो सिर्फ मैंने सरस्वती पांडे ही पढ़ा था, और कुछ जो सब टॉपिक होते हैं जैसे पत्रिका या प्रयोजन मूलक हिंदी या संधि समाज वगैरह देखा था, यूट्यूब वीडियोस। उसके अलावा हेमंत भैया ने भी काफ़ी कुछ व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया था, और उनका भी बहुत योगदान है इस यात्रा में, क्योंकि जब भी डिमोटिवेशन फील हुआ उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो एक मतलब ऐसा लगता था कि जब डिमोटिवेशन फील होता था कि नहीं होगा, टेस्टों में नंबर कम आ रहे थे, लग रहा था कि नहीं होगा, नंबर कभी 70 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे थे, 70 75 ऐसे नंबर आ रहे थे। मैंने हेमंत भैया को मैसेज किया कि भैया लग रहा है कि JNU नहीं होगा। मैं बोला कि नहीं 1 महीना है, अभी तैयारी करो तो हो जाएगा। पर 1 महीना जब बचा लास्ट का, तो उस टाइम लगभग सिलेबस में पूरा कर चुका था कवर। सिर्फ यही ऑप्शन था कि बार रिवीजन की जाए, और जितने हो सके, क्योंकि हेमंत भैया टेस्ट सीरीज चलाते हैं और बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट आते हैं,
उन टेस्टों का लेवल अच्छा होता है और साथ साथ उन टेस्ट को लगाने से जो तुक्का लगाने की क्षमता होती है धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। तो बस यही था कि रिवीजन करता गया, टेस्ट लगाता गया। जिस दिन सीयूईटी का एग्जाम था, सबसे बड़ी बात उसके लगभग कहना ना चाहूँगा पर 7 दिन पहले कुछ घर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया था। तो लगातार 7 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा, सीयूईटी का जाके एग्जाम दिया। उससे पहले 2 दिन बीमार भी था, 4-5 को, बट जाके जैसे तैसे दे दिया और लग रहा था कि नहीं होगा। कंफर्म था कि मतलब जैसा एग्जाम गया था उसको लेकर तो मैं कंफर्म था। मेरे दोस्तों से जब भी बात हुई तो उनको लेकर कंफर्म था कि मेरा नहीं होने वाला है। उसके बाद आया, नंबर मिला है, हेमंत भैया ने अगले दिन आंसर की जारी कर दी थी, नंबर वगैरह मिला है, थोड़ा थोड़ा उम्मीद है। उसके बाद नंबर देके तो लगा कि थोड़ा, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो लगभग लगा था कि हो भी सकता है, पर जैसे जैसे लोगों के नंबर पता चले, यही सब में निभाला गले में जाता था ना, मन लगता था कुछ और करने का। और ये सोचते थे कि अब करना क्या है, क्योंकि स्नातक हो चुका था, कॉलेज कंप्लीट हो चुका था। हमारा स्नातक में 2-4 विश्वविद्यालय चयनित किए थे, जिसमें से हैदराबाद, जेएनयू और यही सब थे। बनारस में ले नहीं सकता था क्योंकि मेरा हिंदी नहीं था। तो इतना सब होते होते लास्ट में जेएनयू का फॉर्म भर दिया, हैदराबाद का भी भर दिया। जिस दिन जेएनयू का फर्स्ट लिस्ट आई उस दिन मेरा चयन नहीं हुआ था। नहीं हुआ तो जैसे सेड होते हैं, सबके साथ दुख होता है, तो हो गया। उसके बाद अगले दिन देखा तो कट ऑफ लिस्ट देखी तो पता चला कि 11th रैंक तक सिलेक्शन हो चुका है। मेरी 12th रैंक थी, एक रैंक से मैं रह गया। जो भी होता है कि जो यथार्थ होता है आपका, उसको एक्सेप्ट किया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिली थी, वहाँ चला गया, 40-45 दिन रुका। जिस दिन 5th लिस्ट आई जेएनयू हो गया अंततः। फिर सब बोरिया बिस्तर बांध के अंततः जेएनयू आ गया। तो ये तो पूरी तैयारी की प्रक्रिया रही, और तैयारी को मैंने बस ये इस फेज में बांटा था कि हो सके तो मिनिमम रिसोर्सेज रखे जाएं। कोशिश कीजिए कि बहुत कम रिसोर्सेज पे जितना सिलेबस है वो पूरा कवर किया जाए, और टेस्ट मैक्सिमम लगाइए। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। क्वेश्चन लास्ट टाइम पे जितने ज़्यादा सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बस यही मेरी तैयारी की यात्रा थी। आगे अन्य वक्ताओं से चाहूँगा कि वो कुछ बताएं। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। धन्यवाद विशाल। जैसे कि विगत 3 वर्ष से मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, ये चेहरा आपको दिखता होगा। हेमंत भैया के साथ लगातार 3 वर्षों से जुड़ रहे हैं। तो जो आपने बताया लिमिटेड रिसोर्स, जो भी वक्त आते हैं लिमिटेड रिसोर्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सार रूप में है। तो मैं जो भी प्रतिभागी हैं इस बात को विशेष ध्यान देंगे, ये केवल विशाल ही नहीं कह रहे। मैं अपना जो 3 साल से कम मुझे लगता है 40-50 वक्ताओं को मैंने यहाँ मैनेज किया होगा और सबको सुना होगा। तो बार बार ये बात कुछ कॉमन रिसोर्स, तो आप याद करिएगा, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद विशाल। और जो भी वक्ता जुड़े हैं, एक बार मैं आपसे भी कहूँगा कि आप वर्चुअल तालियों के माध्यम से इनका एक बार और धन्यवाद आप लोग भी व्यक्त करते रहिए। सभी प्रतिभागी इनका स्वागत करें। और अगले जो हमारे आज की वक्ता हैं संजना सिंह जी, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ है और वर्तमान में आप विशाल जी की सहपाठी हैं। तो संजना जी आप आमंत्रित हैं। और आपने ऐसा क्या अलग किया कि आप जेएनयू में चयनित हो गए जो दूसरे नहीं कर पाए, क्योंकि आपके साथ कई लोगों ने एग्जाम दिया रहा। जी भैया, पहले तो सभी को नमस्कार, और हेमंत भैया और शुभम भैया को धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। मेरी तैयारी का जो सबसे मेन पॉइंट रहा है, मैंने टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। टेस्ट लगाना मेरी आदत का एक हिस्सा सा बन गया था। तो मैं कहूँगी टेस्ट रहा है जो सबसे अलग रखा, ज़्यादा से ज़्यादा करना। जी संजना। संजना, आप जो आपकी यात्रा पूरी रही वो किस तरह से रही, आपने कैसे तैयारी प्रारंभ किया, और जो आपकी इलाहाबाद से लेके दिल्ली जेएनयू तक की यात्रा रही वो किस तरीके से रही? क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और आपने दोनों विश्वविद्यालय से को देखती हैं, तो आप किन आधारों पे भिन्नता पाती हैं? आपको वहाँ और यहाँ में क्या अंतर नजर आता है? तो ये सबसे पहले तो अंतर मुझे लगता है यहाँ का परिवेश और वहाँ का परिवेश में। यहाँ का परिवेश एक खुलापन है जो इलाहाबाद में नहीं मिलता है। और दूसरा यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ का मूल्यांकन व्यवस्था है, वो इलाहाबाद से कहीं
ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ का सेमिनार, असाइनमेंट, टेस्ट, हमेशा मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो हमें बेहतर से बेहतर करती है। ये चीज़ें उससे अलग करती है। और दूसरा, मेरी तैयारी, मेरा स्नातक हिंदी से ही रहा है, तो मेरा एक बैकग्राउंड रहा है हिंदी का। जो मैंने अप्रैल में ये अपना सीरियस होकर अपना तैयारी शुरू किया था, तो सबसे पहले मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल की किताब, उसके बाद मैंने गोविंद पांडे और दृष्टि को मर्ज कर, जैसे गोविंद पांडे से मैंने गद्य पढ़ा और पद्य और काव्य शास्त्र के लिए मैंने दृष्टि पढ़ा। इसके अलावा प्रयोजन मूलक के लिए मैंने दंगल, झाल्टे और इग्नू के नोट्स फॉलो किए थे। व्याकरण के लिए लूसेंट किया था। इसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए ये रहा था कि इस CUET के परीक्षा से 1 महीने पहले मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर था, तो एक बार मेरा सिलेबस पूरा हो चुका था, मैंने वो पेपर दिया, तो 1 महीने का टाइम सिर्फ टेस्ट और रिवीजन को दिया था, जो JNU तक आने के सफर में मेरे लिए सबसे मददगार रहा। जी संजना, बहुत बहुत धन्यवाद संजना आपका। अभी हम फिर से मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 3 वर्षों से कई वक्ताओं को सुनता आ रहा हूँ, तो दूसरा एक कॉमन पॉइंट निकल के आए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न चालू करें। तो मुझे लगता है आप ये मूल बातें नोट करते रहिएगा, और आप जब आपके पास 40 दिन हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोग ध्यान दे रहे होंगे, जो ना ध्यान दे रहे हों, पहला तो लिमिटेड सोर्स, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको सॉल्व करने। जो अब अगले हमारे वक्ता हैं वो संजना मिश्रा जी हैं। आपने कमला नेहरू इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर से अपना स्नातक किया हुआ है। संजना मिश्रा जी, आप आमंत्रित हैं। आप की क्या यात्रा रही, किस तरीके से आपका JNU में जाने का विचार आया, और आपने यहाँ क्या खूबी आपको नजर आई जो आपको यहाँ तक आने के लिए प्रेरणादायक रही। संजना, आप आमंत्रित हैं। संजना मिश्रा। पहली बात, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। भैया, आवाज जा रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए आप। ठीक है। शुभम भैया एंड हेमंत भैया को धन्यवाद इस मीटअप के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजना मिश्रा है, जैसा कि भैया ने बता ही दिया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन कमला नेहरू इंस्टीट्यूट से किया है और अभी मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। तो अभी जैसा भैया ने कहा कि अपनी जर्नी को बताने का, तो अभी मुझे अपनी जर्नी का याद आ रहा है। 1 महीना पहले जब पेपर का टाइमिंग था और 1 महीना पहले मैं क्या सोच रही थी, मुझे लगा कि पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि क्या, और हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे ऐसा भी था, जिस यूनिवर्सिटी से मुझे पहले करना था वहाँ पे ऐसा होता था कि आपने अगर ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट लिया है तो ही आप कर सकते हो अपना मास्टर्स। अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं लिया है तो आपको पहले ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपने लिया उससे आपको मास्टर करना होगा, देन आप उससे कर सकते हो जिससे आपको करना है। तो कुछ भी ऑप्शन बचा ही नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि कहाँ कहाँ ऐसा ऑप्शन है जहाँ जा सकते हैं। तो JNU का था, लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कैसे होगा सिलेक्शन? वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, सबके मन में चलती हैं, ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन होता है ना कि जब आप प्रोसेस में जाते हो तो धीरे धीरे चीज़ें होने लगती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा खुद पे भरोसा करते हैं, देखते हैं क्या ही होता है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो फिर पढ़ना स्टार्ट किया। फिर हेमंत भैया से मैंने सबसे पहले मेरी बात हेमंत भैया से ही हुई थी, तो उन्होंने बुक्स वगैरह का अपना बताया कि आप ऐसे से पढ़ो। फिर जब मैंने बुक्स पहली बार देखी शुक्ल जी की, तो फिर मुझे लगा कि इतना है, कैसे हो पाएगा? लेकिन क्या, धीरे धीरे चलते हैं, देखते हैं। फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया जब पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट किया ना, तो आपको समझ में आने लगता है चीज़ें कि नॉवेल्स में कैसे पढ़ना है, या कहानी में कौन कौन से राइटर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आलोचक इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती है। एक बैग तो क्लियर नहीं होंगी, समय के साथ ही आएंगी वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन उठा लिया तो आपको समझ में आ गई, नहीं, धीरे धीरे होगा वो सारी चीज़ें। और सबके साथ ऐसा ही होता है, डरने की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें ऐसे ही चलता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि आप तुरंत ही आपको समझ में आ गया कि नहीं, तुरंत ही आपको शुक्ल जी समझ में आने लगे, तुरंत ही आपको सारी चीज़ें हो गई। नहीं, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक रही
कि डर की बात, तो डर भी तो लगता है, वो कॉमन सी बात है, वो लगेगा। लेकिन अगर आपको खुद पे है ना कि नहीं मेरे को करना है, तो फिर आप कर ले जाओगे। तो इसलिए मैं ऐसा बोलूँगी कि आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ते रहो और अपने पे फ़ोकस करके पढ़ते रहो। आप अपने पे फ़ोकस करो। थोड़ा-सा अगर डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता है तो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर से आप सोच लो ना कि आपने सोचा क्यों है? क्या पता आपके पढ़ने से आप इधर सेलेक्ट हो जाओ और आपकी लाइफ में थोड़ा-सा अलग हो जाए, कुछ तो अलग हो ही जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा अपॉर्च्युनिटी मिल रही है आपको। तो ये सारी चीज़ें जब आएँगी ना, तो आप खुद में खुद सेटल हो जाओगे। आपको लगेगा नहीं, पढ़ते हैं और सारी चीज़ें तो बाद में भी कर ही लेता हूँ, थोड़ा-सा पढ़ ही लेता हूँ। और ऐसा भी होता है ना, जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो फिर क्या, करना तो है ही। तो आप अच्छे से पढ़ो, डरने की बात नहीं है, हो जाएगा धीरे-धीरे करते हुए। और जहाँ तक टेस्ट सीरीज़ वगैरह की बात है, तो हाँ, नो डाउट बहुत अच्छा होता है। टेस्ट सीरीज़ आप लगाओ, क्योंकि इससे आपको पता चलेंगी कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, आप उसपे वर्क कर पाओगे। और क्योंकि आप कितना भी पढ़ते जा रहे हो, नॉवल पढ़ते जा रहे हो, ये पढ़ते जा रहे हो, वो पढ़ते जा रहे हो, और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ आप लैग कर रहे हो। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमको यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे देखना है हमको कि एक बार देख लेता हूँ कि शायद कुछ अच्छा निकल के आ जाए, शायद थोड़ा और इम्प्रूव हो जाऊँ मैं देखता हूँ। और अपनी गलतियों को देखने का सबके पास वो होना चाहिए। अपनी गलतियों को भी देखो आप कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। जितना आप खुद से ऑनेस्ट रहोगे ना, उतना चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। ऐसा नहीं कोई भी आके आपको कुछ भी बोल रहा है कि ये किताबें पढ़ लो, वो किताबें पढ़ लो, नहीं। आप खुद से सोचो, आपके पास अपना दिमाग है कि नहीं मैं इतना ही पढ़ूँगा, इसी से करूँगा, अगर होना होगा तो इतने में भी हो जाएगा और नहीं होना होगा तो कुछ भी कर लो, फिर नहीं हो सकता। लेकिन अगर होना होगा ना, तो आप इतने से भी कर ले जाओगे। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। आगे आप अपना कार्यक्रम जारी रख सकते हैं भैया। धन्यवाद भैया। ठीक है संजना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आपने अपना ज्ञान रूपी घड़ा जो हिंदी की ओर कम था, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं था, तो बूँद-बूँद करके भरा। तो बाकी लोगों को भी इस बात को ध्यान से समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। बूँद-बूँद करके कहते हैं बहुत सा जल एकत्रित किया जा सकता है, इसी तरह से ज्ञान है किसी भी क्षेत्र में आप एकत्रित कर सकते हैं। दूसरी जो कॉमन बात कि इनका बैकग्राउंड भी नहीं था, तो जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से ना हों और तैयारी कर रहे हों, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संजना ही नहीं, कई वक्ता विगत 3 वर्ष में ऐसे जेएनयू में तक की यात्रा तय किए हैं, जो बैकग्राउंड ना होते हुए भी सिलेक्शन लिए हैं। ऐसे बहुत से मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ। तो संजना बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। अब जो आज के अंतिम वक्ता हैं जिनसे आपको रूबरू होना बाकी है, वह हैं यतेंद्र सिंह जी। आपने अपना स्नातक महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय राजस्थान से किया है। यतेंद्र जी, जैसे कि आप राजस्थान से यहाँ आए, तो कई बार होता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, मतलब कि दिल्ली से बाहर। तो आप किस तरीके से जेएनयू के विषय में आपने सुना और पहली बार आपने जेएनयू का नाम कब सुना? और आपकी यात्रा कैसे रही? क्या अनुभव रहे, क्या घबराहट रही या क्या कॉन्फिडेंस रहा? आप अपना अनुभव साझा करें। यतेंद्र, आप आमंत्रित हैं। हेलो भैया। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही हेलो। है? जी। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही, बोलिए आप। ओके, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और विशेषकर हेमंत भैया का धन्यवाद, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो विशेषकर उन्हीं की वजह से हूँ। क्योंकि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कौन गाइड करने वाला है। तो मैंने जो शुरुआत की थी, तो मैंने हिंदी से ना कर मैंने हिस्ट्री से की थी, क्योंकि मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, हिंदी का नहीं रहा है। तो जब मैंने हिस्ट्री से तैयारी की थी, तो मैं हिस्ट्री से करता रहा, मतलब करीबन मैंने मतलब इस साल के जब तक मैं 2021 खत्म होने वाला था, 21 के लास्ट में हिस्ट्री से तैयारी स्टार्ट की थी, तो नहीं पता था कैसे चलता है धीरे-धीरे। फिर बाद में पता चला कि जेएनयू में पढ़ाई हिस्ट्री में हिंदी मीडियम से नहीं होती है, इंग्लिश मीडियम में होती है। तो इंग्लिश मीडियम वाला सबसे बड़ा दिक्कत रहा, तो फिर सोचा चलो विषय चेंज कर ही देते हैं, क्योंकि मतलब जाना ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी में था कि चाहे जामिया हो, दिल्ली हो या जेएनयू जैसे हो। फिर धीरे-धीरे मुलाकात हेमंत भैया से टेलीग्राम पर होती है कि मेरे एक दोस्त ने बताया कि शायद कोई हिंदी की टेस्ट सीरीज देख लो, उससे टेस्ट सीरीजों से फायदा होता है।
वास्तव में, क्योंकि मतलब वो कुछ कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि टेस्ट हम ही लगाते हैं तो फायदा इंप्रूव होता है। तो स्टार्ट वहीं से होता है। तो टेलीग्राम पर हम देखते हैं तो सर्च करते हैं तो एक हमको टेलीग्राम ग्रुप मिलता है जिसमें वो ग्रुप हेमंत भैया का ये है। तो फिर वहीं से हेमंत भैया से मुलाकात होती है। ये करीबन 15 अप्रैल की आसपास की बात है। तो विशेषकर हिंदी में तैयारी 15 अप्रैल से स्टार्ट होती है। तो जो भी सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा था कि गाइड करने वाला होता है कि भले ही आप कितना ही पढ़ लो, आप उल्टा सीधा पढ़ते जा रहे हो, नहीं पता है कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, तो वो सब काम हेमंत भैया ने ही बताने का किया कि कोई भी बात हो उनसे पूछ लो। जैसे कि किताबों की बात करें तो किताब तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी है क्योंकि ज्यादा पढ़ने का मन भी नहीं करता है। मतलब बहुत थोड़ी किताबें पढ़ी है। उनमें गोविंद पांडे है, दृष्टि है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि 15 अप्रैल से स्टार्टिंग मतलब हिंदी से ढंग से हुआ था तो इतना टाइम भी नहीं था। क्योंकि मेरे को आचार्य शुक्ल के बारे में पता जब ही चला था कि वो पढ़नी होती है, मतलब भैया ने बताया था 15 अप्रैल की तारीख को, क्योंकि मेरे को तारीख भी ध्यान है शायद जहाँ तक है। तो मैंने नहीं पढ़ा था तो वो जो आचार्य शुक्ल वाले जो कथन आते थे तो मैंने वो उसी से कवर कर लिए थे जो दृष्टि वाली होती है वहीं से। और जो विशेषकर जो कि जैसे कि और भी टॉपिक हैं, जैसे कि बाद में पता चला कि मतलब सभी कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहा है तो उसमें ग्रामर और प्रयोजनमूलक जोड़ी गई थी तो उनके लिए भी मैंने खास नहीं पढ़ा। जो भैया पीडीएफ भेजे थे प्रयोजनमूलक उन्हीं को पढ़ लिया और उन्हीं से आसानी से हो भी गया। और ग्रामर में भी जो भैया पीडीएफ भेजे उन्हीं से, इतना ज्यादा किया भी नहीं। और विशेषकर सबसे ज्यादा एक बार भैया ने बताया कि आपसे उतना हो सके उतना टेस्ट करो। तो फिर मैंने सब टेस्ट ही एक तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन मैंने बिल्कुल याद ही कर लिए थे। टेस्ट मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं था जो मेरे को याद नहीं था, कौन सा क्वेश्चन कहाँ होता है, कौन सी डेट कितनी है। फिर और यहाँ तक कि भैया ने एक बात और बोली थी कि आपको जो कि और यूनिवर्सिटी है, बनारस, हैदराबाद, AU, JNU, CUT पहले भी होता था लेकिन वो केवल कुछ यूनिवर्सिटी का होता था। और जामिया है, अलीगढ़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जितना MCQ हो सके उतना लगाओ। तो मैंने फिर MCQ भी स्टार्ट किए। मैंने जहाँ से 1-2 किताबें MCQ की खरीदी और बहुत सारे PDF पड़े हुए थे जो कि हमारे हमारा टेलीग्राम खुद का ग्रुप था उसमें बहुत सारे लोग थे जो कि आज हमारे क्लासमेट भी हैं और कुछ दिल्ली में पढ़ते हैं बनारस। तो उन सबने एक तरीके से बिल्कुल ग्रुप में सबने भेजना, PDF भेजना। तो उस ग्रुप का भी बहुत महत्व रहा है हमारी तैयारी में। और वहां से फिर ऐसे ही MCQ सॉल्व करते करते एग्जाम में बैठे हैं। तो एग्जाम में करीबन पूरा एग्जाम मतलब जो कि पार्ट भी था वो 20 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया था। ऐसे मतलब इतना ज्यादा MCQ किया था और सब MCQ बार बार रिवाइज तो हो गया था। और वहां से धीरे धीरे फिर मतलब एग्जाम ऐसे ही 20 मिनट हुआ, फिर बार बार चेक करना और वहां से गलतियां सुधारना एग्जाम में। तो एग्जाम तो ऐसे हुआ। फिर JNU के रिजल्ट के बाद पता चलता है, भैया ने टेस्ट वो भी बताया कि भैया ने आंसर की जारी कर दी कि इतना आ रहा है। तो मतलब ऐसे तो तय हो गया था कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, अच्छी जगह पर हो ही जाएगा क्योंकि इतने नंबर आ गए थे। फिर बाद में JNU हो गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं बताऊं तो टेस्ट सीरीज का ही है, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा हेल्प वही करते हैं कि आप कितना। और एग्जाम में आप बैठोगे तो क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाते हैं। अगर आप मतलब ऐसे कि हम भैया के 100 टेस्ट हैं तो 100 टेस्ट के आप गुणा करो तो आपको करीबन बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। और ऊपर से मतलब और यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं तो करीबन मतलब 12-13 हजार क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसके अलावा जो दृष्टि होती है उसके पीछे क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो उनको भी सोल्व कर आसानी से आपको पेपर इतना कठिन नहीं लगता जब आप अंतिम में बैठते हो। तो बस यही तैयारी रही है और आज हम भैया की वजह से यहाँ पर हैं। और भैया आज भी हमको बहुत गाइड करते हैं, जैसे कि आगे भी करते जा रहे हैं कैसे पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी किताब पढ़नी है। तो वही है बस। ठीक है, धन्यवाद यतेंद्र। कुल मिलाकर आप अभी भैया को लगातार परेशान कर रहे हैं, उनका पीछे छोड़ नहीं रहे हैं और देखते हैं कि जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। अरे भैया का तो करते ही रहते हैं। भैया का तो वैसे हमेशा यही कहते होंगे, मैं परेशान नहीं होता। तो मैं ये चाहूंगा कि जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं कौन JNU आता है जंग जीतकर और भैया को परेशान करता है। तो ठीक है यतेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि कार्यक्रम का जो फर्स्ट फेज होता है वह हमने समाप्त कर लिया है। वक्ताओं का स्वागत, उनसे आपका परिचय। अब जो सेकेंड सेशन हमारे कार्यक्रम का होता है, आप उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे कि आपको इसकी व्यवस्था पता है,
आपको ऑडियो और वीडियो परमिशन दी जाती है। यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो आप अपना वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो केवल ऑडियो ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और आज का जो कहीं ना कहीं हम सबके प्रश्न भी लेंगे, लेकिन आज चर्चा का जो मुख्य विषय होगा आज का, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं डेट्स आ चुकी हैं 5 तारीख से लेके 11 जून तक की डेट्स आई हैं। इस बीच में किसी भी दिन आपका एग्जाम हो सकता है। तो जो लगभग 42 दिन का समय बचा हुआ है, मान के चलते हैं कि 5 तारीख को आपका एग्जाम हो सकता है या इस बीच में जब भी होगा, तो आप 42 दिन मान के चलिए। तो मैं वक्ताओं से आज एक एक करके पूछूंगा कि जो अगले 42 दिन की यात्रा हो, किस तरीके से तैयारी के अगले 42 दिन हो सकते हैं, क्या प्लानिंग हो सकती है स्टूडेंट्स के पढ़ने की, किन बिंदुओं पर ध्यान दें कि अगले 42 दिन को पढ़ाई करना चाहिए। और इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग वो जो आज से तैयारी प्रारंभ किया हो, और एक भाग वो जो हो सकता है दिसंबर से, जैसे कि लगभग जनवरी से टेस्ट सीरीज हेमंत भैया ने स्टार्ट कर दिया था, उस समय से तैयारी कर रहा हो। तो दोनों के लिए अलग अलग क्या प्लानिंग हो सकती है या सम्मिलित रूप से क्या प्लानिंग हो सकती है, ये अभी हम वक्ताओं से, जो आज के वक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस प्लानिंग पे। लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रश्न भी ले लेते हैं। तो आज के जो सबसे पहले प्रश्न करता है आशीष शाह जी। आशीष कुमार जी, आप आमंत्रित हैं और आप अपना प्रश्न पूछिए। उनके बाद सोनी कश्यप जी। चैट ऑन कर दीजिए, चैट ऑन कर दीजिए सर, बोलने में असमर्थ। ठीक 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 है, सोनी जी आप प्रश्न पूछिए तब तक। सोनी कश्यप। अनिल जी, अनिल, इनके बाद अनिल आप प्रश्न पूछिएगा। सोनी जी पूछिए आप। भैया मेरा प्रश्न संजना दीदी से है। जी। जैसे कि बहुत कम समय रह गया है और अभी डेट भी आ ही गई है, तो मतलब मेरा जो है ना, अभी स्टार्टिंग से ही मतलब मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी रणनीति कैसी होनी चाहिए, मुझे इस बीच में कितना टाइम अपने आप को देना चाहिए, तो मैं उनसे चाहूंगी कि वो मुझे एक बार ये गाइड कर दीजिए। जी ठीक है, संजना मिश्रा जी आप। हेलो भैया, आवाज आ रही है? जी हाँ, एक बार फिर से ये क्वेश्चन पूछ सकती हैं? हाँ, इनका प्रश्न यह है कि सोनी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो अब इनके पास ये अभी से तैयारी प्रारंभ कर रही हैं, जो अगले लगभग 42 दिन है, इनको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, किन बिंदुओं पे खास ध्यान देना चाहिए ताकि ये सही दिशा में तैयारी कर सकें और जेएनयू तक की यात्रा पूरी कर सकें। तो सबसे पहले आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अभी जितना टाइम बचा है ना, तो उसका बस ऐसे सोचो कि बस अब तो आर या पार, मतलब अब तो जो होगा देखा जाएगा। अब तो पढ़ना ही है, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सच में इसमें कंपटीशन बहुत है, इससे कोई नहीं भाग सकता। कंपटीशन है इसमें, लेकिन इसका एक सोल्यूशन और भी है कि पढ़ाई से आप इसको कर सकते हो। तो मैं ऐसा कहूंगी कि आप जितने लास्ट टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, कि जितने भी नॉवेल हैं आपके पास या जितने भी कहानी लगे हुए हैं, या जितने एक बार जेआरएफ का जो सिलेबस होता है ना, उसमें जितने भी कहानी वगैरह लगे, कहानीकार लगे हुए हैं ना, उनके कहानी या उनके नॉवेल्स या उनके वो पूरा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि सरस्वती पांडे में बहुत ज्यादा है या दृष्टि में बहुत ज्यादा है, और लास्ट टाइम में कोई नहीं पढ़ सकता उतना। तो आप इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने बोला कि आप काफी टाइम से आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो मैं कहूंगी कि आपको पता चल गया होगा कि मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट या नॉवेल्स में किसके किसके पढ़ना है, चाहे भीष्म सहानी जी हो गया, जिसके भी। तो आप बस उनका पढ़िए आप। और अगर आपके पास से कोई, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छी बात है, या मैं कहूँगी कि आप ना यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, आप उसको ले लो। जब आप उससे क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि निबंधकार में से विद्यानिवास मिश्र जी, बार बार उन्हीं का निबंध आता है, बार कुबेरनाथ जी,
उन्हीं का निबंध आता है, तो आप उसको, जिनका बार बार आता है ना, आप उनको पढ़ो, क्योंकि सब कुछ पढ़ने का कोई वो नहीं है कि मतलब पूरा याद कर रहे हैं, पीछे का भूल जा रहे हैं, बहुत होता है इसमें। आज आप पढ़ेंगी, कल भूल जाएंगी। मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं आज डेट याद करती थी, कल भूल गई। आज किसी का याद किया, 2-4 याद किया, 2 उसमें से भूल गए, और ये होता है, ये कॉमन बात है। लेकिन यही ना कि जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे ना, ये भूलेंगी आप, फिर याद करेंगी, फिर भूलेंगी, फिर याद करेंगी, ये चलता रहेगा। लेकिन लास्ट टाइम में मैं बस ये बोलूंगी कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़िए, नॉवेल्स में इम्पोर्टेंट पढ़िए, इसमें इम्पोर्टेंट पढ़िए, आलोचक में भी सिर्फ इम्पोर्टेंट आलोचना, ज्यादा नहीं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट उठाइए, क्योंकि रिवीजन में आप उतना ही मतलब आप उतना तो खेल सकते हो ना, आपको उतना तो याद रहेगा, वहां पे जाके आप 50-50 कर सकते हो। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही आप पूरा पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट है आप वही छोड़ दे रहे हो। नहीं, जितने जितने राइटर्स हैं, जितने जितने आलोचक हैं, आप उसका मैंने भी यही किया था लास्ट टाइम में, सिर्फ यही हो सकता है कि आप इम्पोर्टेंट उठाइए, उसको पढ़िए, और साथ में टेस्ट सीरीज या यूथ का जो भी पेपर है, आप उससे क्वेश्चंस करते रहो। जितना आपके हाथ से क्वेश्चंस होगा ना, उतना आपके दिमाग को याद होते जाएगा। आप तुरंत, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, या जैसे कि लग रहा है कि यार अब क्या ही होगा, कुछ हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो आप टेस्ट पेपर्स करते रहो। कुछ नहीं होगा, चलिए मन नहीं कर रहा पढ़ने का, टेस्ट पेपर कर रहे हो, तो आपके दिमाग में वो चीजें जा रही है ना, किसी तरीके से तो जा ही रही है, तो आप करते रहो। बस ये मैं ये बोलूंगी, 42 डेज है, और ये सोच लो कि बस अब किसी तरीके से पीछे मुड़ के नहीं जाना है। अगर पीछे मुड़ के गए ना, तो फिर कुछ नहीं आने वाला हाथ में। अब जो है बस यही है, इसी में मुझे करना है, इसी में मुझे पढ़ना है, बस किसी तरीके से पढ़ के आओ। जो पेपर में होगा उसकी भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पेपर का किसी को पता नहीं होता क्या आने वाला है क्या नहीं, उसकी भी टेंशन मत लीजिए। मैं भी नहीं सोचती थी, जैसे यार डेट कब है कब, मुझे नहीं पता होता था, या क्योंकि सोचने से कोई फायदा नहीं है। या आप किसी से पूछो कि मुझे मोटिवेट कर दो या कुछ भी, कोई कुछ नहीं, कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद से ही होना पड़ेगा, खुद से। क्योंकि इंसान होता है ना, जो करता है वो खुद के लिए ही करता है, मतलब खुद को ही वो करके कि मतलब अब तो मुझे करना ही है किसी भी तरीके से। तो मैं ये बोलूंगी कि आप बस इम्पोर्टेंट उठाइए, टेस्ट दीजिए, ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी। अगर लोग 10 लोग बोलते भी हैं किताबें पढ़ना है, ये पढ़ लो, तो बोलो ठीक है आप पढ़ लो, आपको अगर याद हो जाती है तो आप पढ़ लो, मैं इतने से ही करूंगी। अगर इतने से हो जाता है तो बेस्ट है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप शायद संतुष्ट हो गई होंगी, आई थिंक। ठीक है संजना, जो जी आपकी जो मतलब आपने रणनीति बताई कि आपको सबसे पहले कि जो आपका अगर सार रूप में कहें तो आपको जैसे कि चाहे वो कथा साहित्य हो या जो हिंदी गद्य साहित्य जो भी विधाएं होती हैं, आपके पास समय कम है तो जो लेखक हैं, जो प्रमुख लेखक हैं, उनको टारगेट करना है आपको। जी भैया और ऐसे ही जब काव्य के क्षेत्र में आप आएंगे तो छायावाद या भारतेंदु द्विवेदी, इन पे भी आपको प्रमुख पे अभी फोकस करना है। पहले आप इन पे काम कीजिए, अपनी पकड़ बनाइए, और सबसे कि प्रतिदिन आपको प्रश्नों से खेलना है और रोज प्रश्न लगाने हैं। अभी मैं आपके इस प्रश्न पर मुझे लगता है और बात करना बाकी है। अभी मैंने जैसा कि बताया था कि 2 फेज में है, तो मैं सभी वक्ताओं से जानूंगा कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के समय में। तो मैं विशाल आपसे आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जो ये लगभग 42 दिन बचे हैं, और जैसा कि हमारी सोनी जी ने कहा कि अभी वो तैयारी प्रारंभ कर रही हैं, आपके विचारों में किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए? हाँ भैया, इन्होंने जैसे बोला कि ये आज से ही तैयारी प्रारंभ कर रही हैं, तो अगर इतना कम टाइम है, 42 दिन है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट अगर कोई रणनीति है तो वो है नेट जेआरएफ का सिलेबस। नेट जेआरएफ के सिलेबस में जितने भी रचनाकार लगे हैं, उन सबके हर एक रचनाकार की कहानियाँ हैं, आलोचना है, निबंध है, नाटक हैं, उपन्यास हैं, और उनकी कविताएं भी हैं। तो उनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा बेहतर। और इससे ज़्यादा बेहतर उनको अच्छे से पढ़ के साथ साथ टेस्ट लगाते रहिए, बस उतना कापी कर लेंगे तो इतना काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता इन 42 दिनों में। अगर आप सोचेंगे कि पूरी दृष्टि पढ़ डालें और टेस्ट लगाते रहें, तो इतना पॉसिबल नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि जितने जितने रचनाकार लगे हैं नेट जेआरएफ के सिलेबस में, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो या कोई भी हो जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा है, उसका तो पिन पॉइंटेड होना चाहिए, उससे बाहर उसको तो बिल्कुल कर ही लेना है। और टेस्ट जितने 40 दिन हैं तो 40 दिन में 40 टेस्ट तो आप लगा ही सकते हैं। कोशिश कीजिए कि डेली एक टेस्ट लगाएं और उसका अच्छे से एनालाइज करें कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है उस क्वेश्चन को, जैसे एक टेस्ट लगाया, इसमें पूछा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना 4 रचना दे दी, इनमें से पूछा कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो आप जाके भारतेंदु हरिश्चंद्र को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि इसमें से टेस्ट में से आया था और ये मैंने अच्छे से पढ़ लिया।
ये सब करेंगे तो हो सकता है 42 दिन में हो जाए। बस मोटिवेटेड रहिए और एक दो अच्छे दोस्त बनाइए, उनके साथ रहिए, ताकि क्योंकि ये होता है कि इस फेज में डिमोटिवेशन आता है कि यार 42 दिन ही है, पढ़ा कुछ नहीं है, होगा कैसे। लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जब मैं इस बीच में तैयारी कर रहा था, लास्ट के 40 दिन बचे थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि हो जाएगा, करते रहे। तो ऐसे अच्छे दोस्त बनाइए, उनके साथ रहिए, साथ में कोशिश कीजिए कि नेट जेआरएफ का जितने भी रचनाकार हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, और जो टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से एनालाइज कर लें, बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं आपके पास। अगर पूरी दृष्टि पढ़ने बैठेंगे या शुक्ल पढ़ने बैठेंगे या कुछ और भी पढ़ने बैठेंगे तो सब कुछ चला जाएगा हाथ से। कोशिश यही कीजिए कि टेस्ट लगाएं और उनका अच्छे से रिवीजन करें, और नेट जेआरएफ के जितने भी रचनाकार हो उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें। बस अगर ये तीन टॉपिक याद रख लें तो उसके अलावा और कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है विशाल, धन्यवाद। संजना सिंह जी, आप क्या रणनीति होगी कि जो भी 42 दिन बचा है, अभी हम फर्स्ट पार्ट पे, इस प्रश्न पे बात कर रहे हैं जो अभी से तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हम इस पे भी बात करेंगे जो लगभग जनवरी से तैयारी प्रारंभ कर चुके थे, क्योंकि दोनों की आपकी आगे की रणनीति अलग अलग होगी। सेम रणनीति पे काम मुझे लगता है नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसने पढ़ रखा उसकी अलग होगी, जिसने नहीं पढ़ा है उसकी अलग होगी। तो एक तो जैसा कि बताया कि जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है, आप वहां से, जिसको अगर ये नहीं पता कि किस काल में कौन महत्वपूर्ण है, कौन सी विधा में कौन सा लेखक महत्वपूर्ण है, तो एक वहां से आइडिया ले सकता है। ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर रचनाएं लगी हैं उनको विस्तार से आपको पढ़ना है अंदर, या आपको ये याद करना है कि किस लेखक की है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, उसमें उसकी विषय वस्तु क्या है, इतना कम से कम आप देख सकते हैं। समय कम है, तो संजना सिंह जी, आप की क्या रणनीति होगी यदि आप इस फेज पे होती, आपके पास 42 दिन होते, तो सबसे पहले आप क्या सोचती, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते? जी भैया, पहले तो जैसे संजना और विशु ने बताया कि नेट जेआरएफ में जो रचनाकार लगे हैं उनकी रचनाएं अच्छे से देख लें। और दूसरा, जो जेएनयू, डीयू, बीएचयू, अन्य विश्वविद्यालयों के पेपर हैं, उनमें जो रचनाएं आई हैं, जो ऑप्शंस में रचनाएं आई हैं या जो पूछे गए हैं रचनाकार, उनकी रचनाएं अच्छे से देख लें। यही होना, जो अभी शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए यही होना चाहिए। ठीक है यतेंद्र, आप की क्या रणनीति होगी, आप किस तरीके से मतलब इन चीजों को देखेंगे? यतेंद्र। हेलो भैया, मैं देखो, हेलो, आवाज आ रही है भैया? हाँ हाँ बोलिए। देखो ये कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि 42 दिन बचे हैं, तो मतलब मेरे पास भी मतलब जैसे कि मैंने भी लास्ट टाइम में ही सबसे ज्यादा मेहनत की है, मैंने पहले नहीं की थी। जैसे कि 21 जून को जामिया का एग्जाम था, तो जामिया का एग्जाम मेरा जामिया का एग्जाम मेरा खराब हो गया था ना, तो इस वजह से फिर मैंने जामिया एग्जाम 21 जून को है, पर जुलाई अगस्त बचा था मेरे पास करने को, जो कि पता भी नहीं था कि एग्जाम सितंबर में होना है। पता ये था कि अगस्त के सेकेंड वीक में हो जाएगा, तो टाइम हमारे पास उतना ही था। तो उस वजह से मैंने भी अपने मतलब पूरा बांध रखा था कि जैसे कि प्रत्येक चीज को टाइम देना है, चाहे आधा घंटा देना हो, अगर कुछ भी देना हो तो टाइम देना। और ऊपर से जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट जैसे कि मेरे टेस्ट में शुरुआत में नंबर 37 नंबर से स्टार्ट हुआ था मेरा, जो टेस्ट 37 से स्टार्ट होते होते जो कि लास्ट तक 99 पहुंचा था एक बार। तो वहां से मैंने टेस्टों को याद करना शुरू किया था, बिल्कुल तरीके मैंने क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं वो याद हो जाए। और दूसरी, और जो बीएचयू वाले, जो बीएचयू हैदराबाद, एयू, जामिया, अलीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने पहले ही बताया, वो टेस्ट उनके थे, तो वो मैंने सब पीडीएफ डाउनलोड किए थे। जी जी, आवाज आपकी 5 करने हैं, 5 सॉल्व करने हैं, तो नहीं आ रहे हो। आ रही है आवाज, आ रही है? हेलो भैया। हाँ जी, बोलिए बोलिए, बीच में थोड़ा ब्रेक हुई थी। हाँ, तो वही है कि जैसे कि मैंने बताया कि वो सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज को याद करना, और अगर आपने तैयारी अभी से स्टार्ट की है तो मतलब एक छोटी सी किताब विश्वनाथ त्रिपाठी, वो कि आप केवल 5-6 दिन में पढ़ जाओगे तो आपको केवल कालखंड याद हो जाएंगे, कौन सा कालखंड कैसे कहाँ है, कौन सी रचनाकार कैसे कहाँ है। उसके बाद आप पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज पर फोकस ज्यादा रखिए। जो भैया टेस्ट दे रहे हैं वहीं से आपने गलतियां कैसे की। जो शुरुआत के टेस्ट होते हैं, 30 टेस्ट होते हैं, वो बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। अगर वो आप टेस्ट ढंग से कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया अगर एक ही टॉपिक में से करीबन, जैसे कि बहुत छोटा टॉपिक है तो उसमें से भैया तो क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको याद हो गया तो आपको पूरा याद ही हो गया ढंग से, और आराम से 42 दिन में आपको याद हो ही जाएंगे टेस्ट। तो और जो बीएचयू वाली टेस्ट
अच्छे से होते थे, और हैदराबाद वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, DU वाले भी। और बस यही है कि टेस्ट सीरीज पर ज्यादा फोकस करिए, याद करते रहिए, जो गलती हो रहे हैं उन्हें कहीं कॉपी पर लिख लीजिए, उन्हें ही याद कीजिए, बार बार गलती हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन करती रहती हैं, छोटी छोटी चीजें, और जो भी टेस्ट नंबर नहीं आ पाते उससे दुखी ना हो, मेरे भी नहीं आते थे। नहीं आते, सच में नहीं आते। ठीक है यतेंद्र, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी वक्ताओं ने साझा किया, क्या रणनीति हो सकती है। तो अभी जैसा कि हमने एक फेज पे बात किया है, सेकंड फेज पे बात करेंगे, लेकिन हम आगे अन्य वक्ताओं के भी प्रश्न लेते हैं, फिर से हम इस पे वापस लौटेंगे। हेमंत भैया, यदि आप ये चारों वक्ताओं की बात को कंक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि किस तरीके से जो 42 दिन की तैयारी हो या आज से प्रारंभ करें वो करें। सभी वक्ताओं ने बहुत ठीक ही बताया है कि आपको, क्योंकि सबसे पहला होता है सिलेबस। पिछले साल जब 2020 और 21 में जब JNU का एग्जाम होता है तब तो सिलेबस भी नहीं था, तो तब तो हमें एकदम यही बोलना पड़ता था कि JRF का जो सिलेबस है वही आप देखें, वही आपका सिलेबस है। अब तो JNU ने एक सिलेबस भी दे दिया है, CUET ने, तो मुझे लगता है कि 42 दिन में आपका सिलेबस हो और सिलेबस के साथ आपके पास कोई एक या दो पुस्तक हो, मतलब वो भी छोटी, या तो विश्वनाथ त्रिपाठी जैसी कोई पुस्तक हो, जैसे आपका बैकग्राउंड नहीं है और आप 42 दिन में शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो पुस्तक है वो 4 या 5 दिन में बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे ना। पढ़ना ही नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। 4-5 दिन आप उसको देंगे, उसके बाद आप नेट JRF का सिलेबस देखें, और अभी CUET का सिलेबस भी है, तो इस सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के हर कोने से प्रश्न आने की संभावना उस सिलेबस में ही मौजूद है। आपको अभी ये नहीं पता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी से हो सकता 2 प्रश्न दे दे या 10 प्रश्न दे दे, कोई भरोसा नहीं है। तो आपको सिलेबस भी देखना है, और ये नहीं देखना है कि पिछले साल तो इतने ही प्रश्न आए थे तो इस बार हो सकता है कि नहीं आए, या वहां से कम ही प्रश्न आए, तो ये भी आपको नहीं देखना। मतलब 42 दिन की बात करें तो सिलेबस आप देखें और उसको बहुत अच्छे से करना है आपको। बाकी सबने अच्छे से बताया है कि JRF का आप सिलेबस देख सकते हैं, DU, JNU, BHU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इतने सारे पेपर आपको पिछले 10-10 साल के पेपर मिल जाएंगे, और 10 साल के और JRF के आप जो यूथ कंपटीशन के पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कई प्रश्न कॉमन प्रश्न है, और जो कॉमन प्रश्न आप पाएंगे, और फिर आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी देखेंगे, टेस्ट सीरीज में भी हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये जितने भी अभी तक पेपर हुए उनके जो कॉमन प्रश्न है, जहां पर परीक्षा जो पेपर बनाता है उसकी निगाह बार बार रहती है कि मैं इस कोने से प्रश्न बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो हम भी वही प्रश्न लेकर टेस्ट सीरीज में लेकर आते हैं। तो आप वहां से सारे पेपर सोल्व करेंगे, आप कुछ पुस्तकें पढ़ लेंगे और टेस्ट सीरीज देंगे, तो आपका मूल्यांकन भी अपने आप हो जाएगा। बाकी आप बस इतना ही करेंगे, पर्याप्त है। मुझे लगता है 42 दिन में आप एग्जाम निकाल भी सकते हैं, असंभव बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो लास्ट में 15-20 दिन पढ़कर भी JNU हो गए। ठीक है, असंभव कुछ नहीं। बिल्कुल हेमंत भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं तो साक्षी हूँ, क्योंकि मतलब कि ऐसा आप लोग तो किसी एक कार्यक्रम में जुड़ते होंगे या आप इस साल तैयारी करें, मैं 3 साल से सुन रहा हूँ। तो ऐसे जैसे सौरभ सौरभ थे, लास्ट के अंतिम 1 महीने में तैयारी। आज तो अब पेपर का पैटर्न बदल गया है, पहले से पेपर आसान आने लगा है। पहले का जो JNU का प्रश्न पत्र होता था, आज से जो CUT के एग्जाम से बहुत ही अलग लेवल का प्रश्न पत्र आता था। वैसे प्रश्न पत्र को सौरभ थे हमारे सीनियर, उन्होंने लगभग 1 महीने में निकाला था। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बहुत समय कम भी नहीं है, लेकिन सही रणनीति होनी चाहिए जिस पे हम बात कर रहे हैं। और हेमंत भैया ने बिल्कुल सही बताया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और दूसरा जो मुझे याद आ रहा है, यदि आपको यह अभी समझ में ना आ रहा हो कहाँ से कौन महत्वपूर्ण है, तो मैंने देखा है हेमंत भैया ने जो टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप है उस पे उन्होंने एक एक कालखंड में बताया हुआ है कि किस कालखंड में किसको टारगेट करना है, कौन महत्वपूर्ण है, पूरा गाइडेंस दिया हुआ है। यदि आप उससे जुड़ सके, वो मैसेज आपको प्राप्त हो सके, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपको समय बचाना है। आपको खुद रिसर्च करने का समय नहीं है। जितना आप इधर उधर चीजें, अगर सही चीजें रणनीति आपको मिल जाए तो कर सकती हैं। तो सोनी, मुझे लगता है कि आपका जो ये प्रश्न था, मुझे लगता है मैंने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा किया है, चर्चा करवाया भी है। मैं हल्के में नहीं निकालने देता था, एक निश्चित समय दिया है इस चीज के लिए। सुनी, जी थैंक यू। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? नहीं भैया, भैया बस एक क्वेश्चन है कि इस टाइम पे ना मेंटली बहुत डिप्रेशन सा हो रहा है कि मतलब होगा कि नहीं होगा। मतलब बहुत फैमिली प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, दिल्ली में रह के पढ़ाई करना, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है इस टाइम पे, और अकेले रहना, कोई है नहीं पास में। तो
मैं मतलब कैसे इस टाइम को अपने आप को हैंडल करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, संजना किस तरीके देखो, से? मैं बताता हूँ। हाँ हेमंत भैया आप बताइए। पहले मैं ठीक। अपनी बात करता हूँ। देखो, किसी ने कहा है कि हारने तक हार नहीं माननी चाहिए। जी तो भैया, बिल्कुल आपके सही पास बोल अभी रहे हैं। जितने दिन बचे हैं, आप उस पर पूरा फोकस करें। अब यहाँ पर आप ईमानदारी से प्रयास नहीं करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और हो, लेकिन आप ईमानदारी से जिस भी पुस्तक को आप उठाए हैं उस पर आप विश्वास रखें कि बस यही आपका सिलेक्शन दिला सकती है। कोई 2-3 जी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए, केवल एक या कोई 2 बस। और उस पर आपको पूरा विश्वास करके चलना है कि बस अब यही है, यही आपको जेएनयू में शरण दिलवा सकता है। तो आप एक पुस्तक पर विश्वास करिए और हारने तक हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जितना समय है आप मान कर चले कि पर्याप्त समय है, क्योंकि जितनों ने भी अभी तक जो तैयारी करी है हो सकता है कि वो लास्ट तक आते आते वो भी डिप्रेशन में आते होंगे और वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे। तो हो सकता है, और आप क्योंकि अभी शुभम ने उदाहरण भी दिया है, मेरा क्लासमेट है शुभम, सौरभ, जो लास्ट में 1 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करी। 1 महीने में उसने केवल और केवल गोविंद पांडे पर फोकस किया था, एक ही पुस्तक। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को भी उसने नहीं देखा था, केवल गोविंद पांडे पर विश्वास किया। और 1 महीने में जितना उसके साथ वो मेहनत कर सकता था लगातार करता गया। और आज वो जेएनयू में है। क्योंकि आप ये जरूरी नहीं होता है कि पेपर में आपको सारे ही प्रश्न आ रहे होते हैं। आप में पेपर में आप 70% भी प्रश्न सोल्व कर ले तो 30% तुक्के की संभावना रहती है। और आप अच्छे से मेहनत करके जाएंगे, इतने सारे पेपर सोल्व करके जाएंगे तो तुक्के भी आपके लगभग 15 से 20% आपके सही हो जाएंगे वहां पर। तो 80-85% आपका पेपर हो जाएगा, तो आसानी से जेएनयू हो सकता है। जी भैया, थैंक यू सो मच भैया। ठीक है, तो सोनी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें अपने आप को संतुष्ट करना होता है। आप दिल खोल के मेहनत कीजिए, जो समय है आप बिल्कुल कर सकते हैं, यकीन मानिए, विश्वास मानिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और मुझे लगता है आप जेएनयू पहुंच भी जाएंगे। बस जी अब आपको सो कि अपने आप को संतुष्ट रखना है कि परिणाम जो भी हो, लेकिन आपकी आत्मा ये नहीं कहनी चाहिए कि तुमने ईमानदारी से मेहनत नहीं किया है। यदि आपकी आत्मा आपको ये आंसर नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है आप सही दिशा में जाएंगी, और आपको अपना 100% देना है। आपकी आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए, रिजल्ट जो भी हो। जी भैया, थैंक यू सो हाँ, मच भैया। ठीक है। जी भैया। बाकी अगले जो आज के वक्ता हैं अनिल अमन, आप आमंत्रित हैं, प्रश्न पूछिए। हाँ भैया बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहे थे ना यतेंद्र भैया कि कैसे याद करें टेस्ट सीरीज वाला। अनिल, सबसे पहले आप थोड़ा सा मोटिवेट हो, ऐसा लग रहा है आप बहुत दुख में हैं, जो आपकी आवाज आ रही है। मैं तो खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइब्रेरीज तैयारी कीजिए और बेखौफ अंदाज से प्रश्न पूछिए। बहुत ज्यादा इस समय टेंशन की बात नहीं है, 1 महीना बचा हुआ है। अब आपको पढ़ना काम है, बाकी कुछ नहीं सोचना क्या होगा। पूछिए प्रश्न। है भैया, लाइब्रेरीज बोल रहे हैं इसीलिए धीरे से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, आवाज इसलिए धीमी आ रही है। ओके ओके, जी पूछिए, पूछिए अनिल। बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज को किस तरह से यानी क्वेश्चन जो गलत होता है याद करें कि आगे नहीं हो गलत। यतेंद्र भैया बोल रहे थे ना कि हम पूरा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन रट गए हाँ, थे और मतलब पीवाईक्यू जो यदि प्रश्न आपसे है कि किस तरीके से जो उनके प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको कैसे याद करें, क्या आपकी रणनीति रही? जी भैया, मैं इनको बताता हूँ। जैसे कि आपने मान लो कि टेस्ट एक दिया है, तो टेस्ट में आपके मान लो कि 50 क्वेश्चन गलत हो गए, 50 सही हो गए, तो 50 क्वेश्चनों को आप टेस्ट को, ऐसे कि आपने टेस्ट 12 बजे दिया है तो शाम को एक बार टेस्ट को फिर से पढ़िए। अब आपको शाम को पढ़ते हैं तो एक बार सोने से पहले फिर से पढ़ लीजिए, तो आप सुबह फिर से उसी टेस्ट को देखोगे तो आपको लग जाएगा कि क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर आप जैसे कि दूसरा टेस्ट देते हो तो उसमें कुछ क्वेश्चन पहले वाले ही होते हैं जो कि आपसे गलत हो गए होते हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे बार बार गलत हो रहे होते हैं, तो उन्हें कॉपी में लिखिए एक बार। मतलब जैसे कि आप टेस्ट सीरीज के हिस्सा होंगे तो आप देखें कि आपसे बार बार वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो और आप ऐसा करिए उनको क्वेश्चन को कॉपी में लिखते रहिए, जो गलत हुए लिख लीजिए। मैं ऐसे करता था, मैंने वो 100 की पीडीएफ बना रखी थी। जैसे कि मैं 5 टेस्टों में मेरे करीबन मतलब गलत बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते थे, तो मैंने टेस्ट उनको गलत वालों की पीडीएफ अलग से स्क्रीनशॉट ले लेके बना देता था, और उनको मैं मतलब शाम के टाइम जरूर देखता था, डेली देखता था मैं, डेली। और मतलब
यही स्थिति रही थी। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो उसमें भी मतलब यही है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो कि बहुत कठिन होते थे, लेकिन कठिन होते थे उन्हें ही हम कॉपी पर लिख लेते थे। कॉपी पे लिखते लिखते और मेरी एक कॉपी पूरी भर भी गई थी, एमसीक्यू से भर गई थी। तो बस वही है कि मैंने जो गलत हुआ वो कॉपी पे लिखा, वही शाम के समय बैठ के पढ़ता था। और एक टेस्ट को मैं दिन में 4 बार देखता था कम से कम। एक ही जैसे कि टेस्ट नंबर 42 हुआ, तो 42 को मैंने टेस्ट रात में भेजे थे और रात को दे दिया। प्रोजेक्ट उठे तो फिर देख लिया, खाने के बाद फिर देख लिया, और शाम को घूमते घूमते छत पर टहल रहे हैं, क्योंकि रूम में हम अकेले रहते थे और ये पूरी छत खाली रहती थी, तो हम छत पर टहलते चलते क्वेश्चन को ही रिवाइज कर रहे हैं। तो बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे होता जाता है आराम से, और डरने वाली बात भी नहीं होती कि नहीं याद होंगे, होता जाता है सब। ठीक है यतेंद्र। जो अब अनिल, ठीक है, आपका प्रश्न जो था उसका उत्तर उन्होंने दे दिया। अब जो अगले वक्ता हैं अलकेश शर्मा जी, मुझे ये नाम याद है कि लगभग ये विगत जो रविवार रहे हैं उनमें प्रश्न पूछते रहे हैं। तो अलकेश, आप अपना प्रश्न तो पूछिएगा, साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि जो ये आप हम वक्ताओं के साथ चर्चा करते हैं, आपको किस तरीके से ये चर्चा लगती है, आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो रही है, तो थोड़ा सा इस पे भी आप अपना रिव्यू दीजिएगा। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी अलकेश, आपकी आवाज आ रही है। सर मेरा प्रश्न आज ये है कि प्रयोजन मूलक मैंने कम पढ़ा है और जो टेस्ट सीरीज देता हूँ उसमें मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है प्रयोजन मूलक में, तो मुझे जी और पढ़ना चाहिए। जी प्रश्न आप किससे है या मैं ही हैंड ओवर करूं किसी को? आप किसी से करवा दीजिए सर। ठीक है, कोई भी वक्ता दे सकते हैं। ठीक है, विशाल आप ही दे दीजिए। जी भैया, प्रयोजन मूलक के लिए मैंने तो जो भैया ने वीडियोस वगैरह डाली थी ग्रुप पे, सिर्फ उनके लिए पढ़ा था, और जो उन्होंने पीडीएफ वगैरह डाली थी सिर्फ वही पढ़ी थी। उसके अलावा ज़्यादा कुछ देखा नहीं, क्योंकि एक डर भी था। और प्रयोजन मूलक मैंने सोचा था लास्ट टाइम में 7-8 दिन में पढ़ूंगा अच्छे से, और उसके अलावा टाइम था नहीं, बाकी रिवाइज कर रहा था। तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर आंसर अगर इन लोगों ने पढ़ी हो, बाकी वक्ताओं ने, तो वो दे पाएंगे। पर मैंने प्रयोजन मूलक हिंदी बस वीडियो देखा था जो भैया ने ग्रुप में डाले थे, तो जो पीडीएफ डाले थे वो पढ़े थे बस। उनका प्रश्न ये था कि उन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी को थोड़ा बहुत पढ़ा है और उनका अच्छा स्कोर उस पे आ रहा है प्रयोजन मूलक हिंदी में, तो क्या उनको और पढ़ना चाहिए या पर्याप्त है? इतना पढ़ें जितने में सिलेक्शन हो जाए भैया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपके प्रश्न सीधा सा उत्तर है इसका, यदि आपके लगता है कि आप प्रश्न उन पे गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक ठाक सही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी तैयारी ठीक ठाक जगह पे है, तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। यदि आपको लगता है देखना चाहिए, नहीं लगता है तो आप अन्य जो आपके कमजोर पोर्शन है उन पे भैया मैं इसमें रोकना चाहूंगी, आप खुद से सेल्फ एनालिसिस कर लो कि आपको लग रहा है कि आपका सही जा रहा है, क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं जितना भैया टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि भैया ने जो टेस्ट में दिया है पेपर में भी वही आए, ये भी नहीं पता। इसलिए मैं चाहूंगी ना कि प्रयोजन मूल्य का जो मेन चीजें हैं, या भैया ने जो भी भेजा था वो आप पढ़ लो, और जो मेन चीजें आती रहती हैं, मतलब आप एटलीस्ट उतना पढ़ लो। ये नहीं आप एकदम टेस्ट के भरोसे नहीं कि मतलब भैया ने दे दिया है तो क्या पता पेपर में ये, जरूरी नहीं कि वही आ जाए, पेपर इससे अलग भी हो सकता है, प्रयोजन मूलक इससे अलग भी जा सकता है। तो आप बिल्कुल उस पर एकदम डिपेंड मत हो जाइए। आप बस थोड़ा थोड़ा करके प्रयोजन मतलब इतना पढ़ लीजिए कि वहां जाके आप कर सकते हैं। तो वीडियोस वगैरह थोड़ा बहुत देख लीजिए, हम लोगों ने भी ज्यादा नहीं पढ़ा था, सिर्फ उतना ही, क्योंकि पता ही नहीं था आना क्या है, कुछ पता ही नहीं था उसमें आएगा क्या। क्योंकि पिछले वही हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर वगैरह था वहीं से देख लिया था कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन उतना नहीं, कोई बुक वगैरह कुछ नहीं, जितना था उतना पढ़ लिया। अगर आ जाता है तो ठीक है कर लेंगे, नहीं आता है तो उसका कुछ ऑप्शन भी नहीं। इसलिए मैं आपसे बस इतना कहूंगी, अगर आपका पेपर में आ रहे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसा भी मत सोचिए कि मतलब पेपर मेरे उसमें अच्छे आ रहे हैं तो क्या पता पेपर में वो ऐसे क्वेश्चन ही ना आए, कुछ अलग आ जाए, प्रयोजन मूलक से अलग क्वेश्चन आ जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके प्रयोजन मूलक का थोड़ा थोड़ा जो मेन चीजें हैं आप उसको पढ़ लो, आप जिससे वहां पर खेल कि मुझे लगता है भैया ने इस बार भी ग्रुप में कंटेंट डाला होगा ठीक ठाक प्रयोजन मूलक से लेके, तो उसको पढ़ लीजिए उतना। अब एक ये होता
ना कि उतने में संतुष्ट रहिए, क्योंकि इससे बाहर अगर कुछ ज्यादा और ढूंढने पढ़ने जाएंगे से तो बाकी चीजें रह ज्यादा जाएंगी। भागने से कुछ नहीं, ज्यादा भागना नहीं है, जितना पढ़ लिया उतना सही है, उतना ठीक है, ज्यादा भागना नहीं है। भैया इस भैया संदर्भ का में कंटेंट काफी हेलो, आवाज आ रही है भैया? जी संजना बोलिए। जी भैया, जैसे हमारे स्नातक में प्रयोजन मूलक पढ़ाया जाता है, तो हमने विनोद गोदरे और दंगल झालटे पढ़ा था। इस बार जी 4 प्रश्न आए थे और चारों प्रश्न दंगल झालटे से थे। उसमें से सिर्फ पारिभाषिक शब्द और जनसंचार से थे। तो अगर आपके पास समय हो तो हम कहेंगे एक बार वहाँ के पारिभाषिक शब्द और जनसंचार वाला पोर्शन बस इतना देख लें तो पर्याप्त रहेगा इनके लिए। ओके मैम, जैसा कि सर ने भी बताया कि आपके वक्ताओं से क्या फायदा हुआ, तो मुझे वक्ताओं से ये फायदा हुआ कि स्टार्टिंग में मेरे 26 नंबर आते थे और अब मैं जी शायद 70 क्वेश्चन सही करने लगा हूँ। और कभी कभी बीच में डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि किसी मतलब टेस्ट में नंबर काफी कम हो जाते हैं, जैसे 45 है, 50 आ जाते हैं, तो उससे थोड़ा डर लगता है। बाकी वक्ताओं की हेल्प से 70 तक पहुंच गया हूँ अभी। जी जी बहुत अच्छी बात है, आप ठीक है। कोशिश करते रहिए। जैसे कि आप जिस ज्यादा आ तरीके से जाए, लगातार ज्यादा मार्क्स आ जाए तो वो नहीं होना, और कम भी आ जाए तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पेपर यही आ जाएगा, क्या पता पेपर इससे अलग आ जाए। वो जो 3 घंटे होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ आपको पहुंचना है वहां तक या नहीं। इसलिए एकदम डिमोटिवेट भी नहीं होना, एकदम हाई मोटिवेट भी नहीं होना, एकदम बैलेंस लेकर चलिए। 42 डेज है, बस बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पढ़ लो, जो भी है बस पढ़ लो किसी तरीके से, कि बस अब जो होगा देखा जाएगा। ये बस मैं इतना ही कहूंगी। ठीक है अलकेश, आप ओके सर। जैसा कि लगातार जुड़ते रहे हैं तो मुझे नाम ऐसे याद हो जाते हैं। जब बार बार मैं वो नामों को देखता हूं तो मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए कि किस तरीके से आपके अनुभव रहे हैं ये कार्यक्रम के, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से चर्चा लगती है। कोई सुधार या सुझाव हो वो भी आमंत्रित रहते हैं, आप हमेशा दे सकते हैं, हम उस पर इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। ये जो कार्यक्रम होता है आप लोगों के लिए होता है, आप इसको एंजॉय करें, आपको इससे फायदा हो। अगले जो वक्ता है राघव कुमार। मेरा एक क्वेश्चन और था सर कि मतलब काव्य पंक्तियां कैसे याद करें, ये भूल जाते हैं बहुत जल्दी। किसकी काम पंक्तियां याद करें, कि धूमल की शमशेर सिंह की मतलब मुक्ति बोध की याद करें, कि जयशंकर की जो कुछ लिखा है उन्होंने, ये डाउट होता रहता है। बताएं विशाल। संजना मिश्रा मैम आप बताइए, क्योंकि ठीक है आपने हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको ज्यादा। ठीक है संजना, आप बताएं। काव्य पंक्तियां, हाँ, इसमें तो मुझे मुझे आज भी याद है जब हेमंत भैया को मैंने मैसेज किया था शुक्ल जी पे कि भैया शुक्ल जी में इतनी सारी पंक्तियां उसको याद कैसे कर, और भैया ने मुझे बताया कि करनी पड़ेंगी याद। तो फिर मुझे लगा कि बाप रे, इतना कैसे याद हो जाएगा, इतने इतने लोगों के बारे में बोला है, ये वो कैसे करेंगे। लेकिन होता है ना कि जब आप रहते हो उसमें, प्रोसेस में रहते हो तो होता है, लेकिन आपको करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी पंक्तियां याद करना, किसी को याद नहीं होती, और आज तक किसी को याद भी नहीं हुई है कि सबकी पंक्तियां सबको याद हो चुकी हैं। तो बस मैं क्या करती थी, मैं खुद का बता रही हूँ कि मैं क्या करती थी कि उसको मैं कहीं, जैसे कि किसी की भी पंक्तियां हो गई तो मैं उसको या तो नोट डाउन करती थी, लिखने पे ज्यादा है, कोटेशंस और पंक्तियां, दो चीजें मैं आपसे बोलूंगी ना कि आप उसको लिख लो अपने हाथ से। अगर आप लिखोगे ना, जो चीजें आप लिखते हो ना वो सच में दिमाग को याद हो जाती हैं। तो मैं ये बोलूंगी आप एक अलग कॉपी लेकर, कोटेशंस के लिए भी मैं आपको बोलूंगी, आपके बहुत सारे डॉट कोटेशन, क्योंकि हमारे टाइम पे कोटेशंस का बहुत रहता था। तो मैंने क्या किया था कि यूट्यूब पे जाके, जितना सबकी इतिहास की पुस्तकें भी नहीं पढ़ सकते हम, सबकी हिस्ट्री और उतना पढ़ना संभव ही नहीं है, और मैं पढ़ती भी नहीं उतना। तो फिर मैंने सोचा कि तो मैं गई वहाँ पे, और फिर इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल जितने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या नगेन जी की हैं, इतना इम्पोर्टेंट कोटेशंस था, मैंने उसको लिख लिया था कि चलो इतना आ गया तो इतना मैं कर ले जाऊंगी, अगर इससे बाहर भी आया तो बाहर तो कुछ भी आ सकता है, क्या ही करना है। तो फिर मैंने सबकी लिख ली, नगेंद्र जी की लिख ली थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिख लिया था, और तो बच्चन सिंह जी की लिख लिया था, इनके मेन कोटेशंस लिख लिए। और फिर जब मैं 1 घंटा टाइम मिल गया, सुबह शाम में कभी भी चाय पी रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ या इधर उधर टहल रही हूँ, तो एक बार बस मैं उसको रीड कर लेती थी, याद नहीं करती थी क्योंकि वो याद नहीं होने वाली वो चीजें, बस रीड करती थी डेली बस मैं उसको पढ़ लेती थी। सुबह हो गया, सुबह उठ गई, पंक्तियां बस एक बार रीड कर लिया, याद नहीं करना क्योंकि याद नहीं होने वाली, इतनी सारी पंक्तियां कहाँ याद होंगी। तो बस एक बार रीड, ये रहता है पेपर में जाऊंगी
तो वहाँ पे थोड़ा बहुत भी हिंट मुझे मिल जाएगा तो मेरे माइंड में बैठ जाएगी वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जाऊँगी तो मैं टिक कर ले जाऊँगी। अगर नहीं भी कर पाया तो फिर क्या ही, लेकिन इतना था कि चलो 50-50 के चांसेस रहेंगे। तो पंक्तियों और कोटेशंस के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है, खुद का मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये सच में अच्छा होता है कि आप उसको खुद लिख लो आप। थोड़ा मेहनत लगती है, बट आप उसको लिखोगे ना, तो आपका मतलब वो सच में आपके दिमाग में बैठी रहेंगी वो सारी चीज़ें। तो आप अगर लिखते हो, लिख-लिख के याद कर लेते हो और सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ कोटेशन एंड पंक्तियाँ, और पंक्तियों में भी सारी पंक्तियाँ नहीं, सारी पंक्तियाँ लिखने जो की ज़रूरत नेट नहीं जार है। में बस आती हैं वही पंक्तियां याद करते हैं हम। क्या कह रहे हैं आप भैया? क्या? जो नेट जार में पंक्तियां आई हुई दृष्टि में पीछे लिखा होता है वही पंक्तियां देख रहे हैं बराबर, हाँ, बस और जो बस नहीं बस आती वो उतना, नहीं बस देखी है बस मैंने। सफिशिएंट है, उतना ठीक है, बस उतना ही सब देखते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं देखता। बस आप उतना, अगर आप उतना भी कर रहे हो ना, तो बहुत है उतना, आप उतना ही कर लो। और कोटेशंस के लिए भी बस उतना ही कि मतलब कि लिख लिया, एक बार रिवाइज़ कर लिया, 1 घंटे पंक्तियों पे दे दिया, एक बार पढ़ लिया उसको, और डेली का आप थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा करके पंक्तियाँ बस देख लीजिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको याद हो जाती है बहुत अच्छी बात है, हमें तो नहीं याद होती थी, तो हम बस ऐसे देख लेते थे कि चलो पेपर में आया तो हम कर लेंगे, अगर आया, क्योंकि याद करना भाई आदिकाल और कितना है। आदिकाल की तो याद हो जाती है, लेकिन आधुनिक काल की बड़ी ज्यादा हाँ, कुछ हो जाती है तो उनमें प्रॉब्लम होती है। आपको आदिकाल की याद हो जाती है, आदिकाल और भक्ति काल की तो याद हो छोटे जाती है, मतलब कम कर रही है। और आधुनिक काल में प्रॉब्लम होता है, तो उसका एक ही ऑप्शन है, बस आप डेली करके ना, बस आप 1 घंटे बस उसको देख लीजिए। 1 घंटे बैठिए, कभी भी कुछ किसी भी एनी टाइम आप बैठिए, आप उसको बस ऐसे देख के बस पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको याद ही करना है, बस एक बार पढ़ लेंगे ना डेली, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना 42 डेज़ है ना, तो आप डेली करके बस यस। देख लो आप। पेपर में आएगा तो पूरा आपको याद थोड़ी, आपका सब्जेक्टिव थोड़ी ना, ऑब्जेक्टिव लिखना है। थोड़ा-थोड़ा आपके दिमाग में रहेंगी चीज़ें, आप वहाँ कर ले जाओगे। आप इतना तैयारी करो कि आप 50-50 वहाँ खेल सको। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं, ऐसा भी नहीं। और पेपर में सबको सब कुछ नहीं आता, पूरा पेपर ऐसा बनता ही नहीं कि आपको सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो वहाँ पे ऐसा रहता है, मतलब आपको थोड़ी क्वेश्चन्स आएँगे, थोड़े आपके कुछ गेसेस लगेंगे, थोड़े आप ऐसे करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको, आप वहाँ गए आपको पूरा पेपर ही आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा पेपर तो नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको यहाँ बोलूँगी। हेलो? यहाँ तो मैम टेस्ट सीरीज में 100 में 100 आ जाते हैं किसी किसी के तो। तो वो पेपर का ऐसा लेवल होता होगा भैया, वो थोड़ा कभी-कभी ईज़ी डाल देते हैं पेपर का लेवल, थोड़ा ईज़ी हो मेरे भी, हम लोग के भी आ जाते थे, कभी बहुत खुश होते थे कि यार कितना अच्छा गया, लेकिन फिर जब असलियत से रूबरू होते थे, यार यार जेएनयू का पेपर है कैसा होगा? वो भैया कभी-कभी डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। और भैया का टेस्ट सीरीज़ मैं बोलूँगी कि आप उसको सच में फ़ॉलो कीजिए, वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे से भैया ने उसको बनाया है। अगर आप उसको अच्छे से करते हैं। एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, 99 नंबर आ रहे हैं, उन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो जेएनयू क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद उनको सीयूईटी टेस्ट सीरीज मिली है, उन्होंने दिया है। तो इन नंबरों से मत डरिए, कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करें। तो और उन नंबर के नंबरों से पीछे मत मत डरिए। भागिए, नंबर के पीछे बिल्कुल मत भागिए। आपको बस अपनी पढ़ाई पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए। नंबर के बस उसमें टेस्ट सीरीज में इतने नंबर आने तो बहुत कुछ, उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि पेपर कुछ और होता है। वहाँ पे आप 3 घंटे आपको डिसाइड करना, 3 घंटे वो आपको डिसाइड करेगा। तो इसलिए नंबर के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं, कम आ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा आ रहे हैं तो भी ठीक है। चलो अच्छा है कि मैं थोड़ा और पढ़ लूँगा, ये रहता है। तो बस पंक्तियाँ और कोटेशंस के लिए सबसे अच्छा ओके, यही होता है, मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं एक क्योंकि चीज और थैंक यू मैं मैम। जोड़ देता हूँ इसमें, तो हम एक हाँ, बोल रहे ये हैं जो टेस्ट में आप देख रहे हैं 100 नंबर आना या 99 नंबर आना, तो इसमें आपको इसलिए भी नहीं घबराना है क्योंकि आप देखने नहीं गए कि जिसका भी 100 नंबर आ रहा है वो ईमानदारी से टेस्ट दिया है, या हो सकता है इधर टेस्ट ओपन कर रखा हो और इधर गोविंद पांडे या दृष्टि ओपन कर रखा हो। तो इतना घबराना नहीं है, और मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद टेस्ट पेपर बनाता हूँ, तो मुझे पता है कि इस टेस्ट में अधिकतम बच्चा कितने नंबर ला सकता है। किसी किसी टेस्ट में मैं खुद देखा हूँ कि भैया जो मेरी उम्मीद है उससे ज्यादा नंबर आ रहा है, मुझे पता है कि वो नंबर नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये इसीलिए बात कह रहा हूँ कि मुझे एकदम शक है कि कुछ बच्चे एकदम देख कर भी टेस्ट देते हैं, तो इसलिए आपको नहीं घबराना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ईमानदारी से टेस्ट दिया होगा और इस तरह से फील करके टेस्ट दिया होगा कि भैया मैं परीक्षा में एग्जाम दे रहा हूँ, टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली अब मतलब एकदम श्योर रहे कि वही बच्चा जेएनयू में पहुंचेगा भी। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ बच्चे जानता हूँ जिनके 199 नंबर आते थे और वो जेएनयू में नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा बस ईमानदारी से टेस्ट आपको देना है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ पर इसी मीटिंग में किसी ने बताया कि वो सबसे पहले उसका 37 या 39 नंबर आता था और जाते जाते फिर लास्ट में 90 तक पहुंचा, और आज वो जेएनयू में है। तो आप भी अगर 37 से शुरुआत की है तो हो सकता है आप जेएनयू में पहुंच सकते हैं। ठीक है।
और भैया ठीक है, मैंने तो किसी भी टेस्ट में 90 नहीं आए आज तक। हाईएस्ट मेरे नंबर 85 थे, उससे ज्यादा मेरे कभी नंबर ही नहीं आए। वही टेस्ट तो बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है। और जैसे कि आप बता रहे हैं टेस्ट मैं भी चेक करता था किसके नंबर कितने आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई मैं भी भैया से पूछता था भैया मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि जो कि सीट 39 है तो 39 लोगों के ज्यादा आ ही रहे हैं नंबर, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी का हो जाता है। देखो मैंने बताया कि मेरे नहीं आते थे, लेकिन मैं यहाँ हूँ और ऐसे ही हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको याद कितना है पेपर में क्या आएगा, ये ज्यादा है। जैसे कि भैया बता रहे थे कि बहुत सारे लोग थे जो कि नंबर 100 आते थे, तो वास्तव में वो आज जेएनयू नहीं है, क्योंकि अगर तुम टेस्ट सीरीज में नाम देखोगे तो वो जेएनयू नहीं पढ़ते हैं, हमारे क्लासमेट नहीं है वो। तो यही है कि नंबरों से मत घबराओ, पढ़ते जाओ, होता जाएगा, और लास्ट तक आपके नंबर 42 दिनों के बाद आप देखोगे आपके नंबर भी 90 क्रॉस कर जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगी, जब मैंने पहली बार 2021 का पेपर देखा था, जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, तो मुझे उसमें से सच्ची मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता था मीरा की भक्ति किस प्रकार की है, लेकिन लास्ट तक आते आते फिर लगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, होता है वो 3 घंटे जो डिसाइड करेगा वो हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूँ टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ो, आप जितना टाइम बचा है पढ़ो, इतना मैं बोलूँगी। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। अलगैस, ईमानदारी ही मूलधन है। ईमानदारी से यदि आप टेस्ट देंगे तो आपको पता भी चल पाएगा कि कहाँ पे आपके वीक पॉइंट्स हैं, कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है। आप हो सकता है 100 में 101 भी ले देख के करने से उसका कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, जब आप एग्जाम की तरह इसको लेते हैं तो आप मेंटली भी प्रिपेयर हो रहे होते हैं कि अगर यदि आपको नए प्रश्न मिलते हैं तो आप उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न पत्र आता है ऐसा नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए ही आए, कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नए ही मिलते हैं। जब आप इनको यहाँ सॉल्व करना रोज प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो वहां भी आप उनको सही करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो और अल्केश, जो आपका प्रश्न था कि काव्य पंक्तियों को कैसे याद करें, तो मुझे लगता है जैसे कि आप अगर सोशल मीडिया यूज करते होंगे, जैसे ही समय पाते होंगे रील्स खिसकाते होंगे, तो उसी तरीके से काव्य पंक्तियां सिलेक्टेड कर लें, एक अलग जगह उनको लिख सकते हैं, आप जब भी समय पाए उनको एक बार देख सकते हैं, तो मुझे लगता है आपका तैयार हो जाएगा। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। ठीक है। अब अगले जो आज के वक्ता हैं राघव, प्रश्न पूछिए आप। हेलो भैया, नमस्ते। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मैं BHU से हूँ, बट मेरा हिंदी लिटरेचर तो बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं 5 या 6 महीने से पहले मैं सोचा था तैयारी करने के लिए, तो 5-6 महीने से थोड़ी बहुत मेरी तैयारी हुई थी, लेकिन कुछ कुछ डाउट है, जैसे कि आलोचना काव्य शास्त्र में और रीतिकाल में कैसे मैं से उसको याद करूँ। जी, प्रश्न किससे है? भैया मेरा आलोचना में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद काव्य शास्त्र में, और फिर रीतिकाल से। जी, आपको प्रश्न किससे है? कौन से वक्ता से आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप में से कोई बता दीजिए। ठीक है, तो यतेंद्र आप बताएं, या फिर उसके बाद संजना। बता दीजिए। जी भैया, जी भैया, जैसे कि इन्होंने बताया कि आलोचना, क्योंकि जैसे कि अगर हम गोविंद पांडे दृष्टि, जैसे कि मैंने तो ज्यादातर दृष्टि ही पढ़ा है, तो दृष्टि में देखेंगे तो आलोचना बहुत सारी लगी हुई है। तो मैंने तो ये किया था कि मतलब मैंने बताया पहले भी कि मैं डेली पढ़ता था। मैं आलोचना को मतलब मैं डेली 40 मिनट देता ही था आलोचना तो, क्योंकि आलोचना बहुत सारी है, तो मैं करीबन डेली 5 याद करता था। तो 5 करते करते लास्ट तक हो गई थी, धीरे धीरे लिखते लिखते। और आलोचना में ये भी है कि बहुत सारी लगी है, तो उसमें इम्पोर्टेंट राइटर देखो, अगर समय कम है, जैसे कि अब डॉक्टर नामर सिंह की आनी है तो वो उनकी तो आती है, और रामलाल शर्मा जी हैं, इनकी भी आती हैं, और बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो कि मतलब दृष्टि में लगी हुई हैं, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन्हें आप छोड़ भी सकते हो, कि तारीख किसी को भी याद नहीं होती है। और जितना है आलोचना तो आप डेली पढ़ोगे जब भी याद होगी, क्योंकि अगर आपने आज पढ़ी तो कल तो भूलोगे ही, क्योंकि आलोचना ऐसी है, आलोचना हुआ या उपन्यास हुए, एक के 5 उपन्यास 10 उपन्यास होते हैं, तो उन्हें याद करने का एक ही तरीका होता है कि आप बार बार देखो, और उन्हें बार बार देखो, और अपना टाइम बांट रखो पूरी को, मतलब पूरा गद्य में भी टाइम अपना बांट के चलो कि मेरे को इसको इतना देना है। मैंने तो 5 से स्टार्ट किया था,
आलोचना तो, और मेरी आलोचना आराम से हो गई थी। अंतिम समय तक आते आते मेरी सब आलोचना बिल्कुल सही होने लगी थी, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या जो कि दृष्टि में पीछे क्वेश्चन दे रखे होते तो या वो हो। तो इसलिए बस वही है कि आप बार बार पढ़ो और जो इम्पोर्टेंट है उन पर ज्यादा फोकस करो। जैसे कि मैंने बताया रामलाल शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, और ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी, और नंबर सिंह जी, और मैनेजर पांडे, इनकी किताबें जैसे कि और बहुत सारे नाम है उसमें दे रखे जो बहुत इंपोर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा 6 महीने में कि कौन कौन से इंपोर्टेंट है, तो उनके ज्यादा याद करो, और जो है उनके थोड़ा कम देखो, पर देखो जरूर। और बस यही है। ओके ठीक है। ओके। सनी, आप आमंत्रित हैं, प्रश्न पूछिए। सर नमस्ते सर, आवाज आ रहा है? जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी स्वागत है। सर प्रश्न ये था कि अगर किसी बच्चे के नंबर अच्छे भी आ रहे हैं परंतु फिर भी उसे डर लगता है क्योंकि वो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से नहीं आता, वो जनरल से आता है और किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, तो सर मतलब कि उसे ये दबाव बना रहता है कि 75 में भी 74 सही करने हैं या फिर 73 सही करने हैं, और फिर मेरा उसका मन कभी-कभी ऐसे करता है कि अरे यार अब तो मतलब क्या ही होगा, किस्मत वाली बात है, अगर 2 क्वेश्चन गलत हो गए मतलब हम हार गए। सर उस बच्चे को आप कैसे समझाना चाहेंगे? जी ठीक है संज्ञा। देखो इसके बारे में एक बात मैं बताता हूँ। जी बोलिए। जी इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा होता है कि मतलब ये बात हकीकत है कि आपकी कैटेगरी कौन सी, ये बात मेंशन करती है, आप क्वार्टर से आते हो, ये मैटर करता है। लेकिन इस बात हितेंद्र, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। ये सब काम पे जेनू जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही, बोलिए। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि अभी इन्होंने पूछा है कि कैसे चलता है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट मतलब जो कि एग्जाम आएगा वो ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि इस बार पेपर सिंपल आया तो कट ऑफ आई गई तो उसमें मैटर किया, जो कि क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी ये सब पहले भी उतनी ही मात्रा में जेएनयू में मेंशन होते थे जितने की अब की बार हुए हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको कितने क्वेश्चन मैटर कर, बस सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर पेपर सिंपल आएगा तो सामान्य बात है कि कट ऑफ बढ़ेगी, तो उसमें आपको सही ज्यादा करने होंगे। जैसा कि इस बार सीयूटी में हुआ था कि जो भी मतलब 70 प्लस था तो उसका हो गया है, 70 प्लस 1 थे, 72 थे, तो 72 तो एक ही थे, 71 पर थे कुछ लोग, तो उनका हो गया आराम से। तो एग्जाम पेपर कैसा आएगा वो ज्यादा मैटर करता है ना कि, और ये बात हकीकत है कि मैटर करती है क्वार्टर से आते कि उन्हें फायदा मिलता भी है। इसलिए घबराए नहीं, मतलब पढ़ते रहे, क्योंकि सामान्य खेती वालों से हो जाता है, हो जाता है। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। सर एक और प्रश्न था सर, हम प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए दंगल झाड़ी का किताब पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी है, पर सर जो प्रश्न है उससे एक एक नंबर के कैसे बनेंगे ये हम ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं किताब पढ़ के भी। तो सर अभी जो टेस्ट चल रहे हैं उसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे, मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी से। तो सर क्या बढ़ेंगे और ज्यादा आएंगे या 100-200 एक केवल पेपर प्रयोजन मूलक हिंदी का ही बन जाए जिसमें 100-200 क्वेश्चन, 2-3 पेपर ऐसे हो जाएं जो उसी किताब से 100-200 क्वेश्चन बन जाए, 300 क्वेश्चन बन जाए? सर ये आपके ग्रुप में डाल दिया गया है ये मैसेज कि आगे जो टेस्ट आएंगे उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी से जनसंचार माध्यम हिंदी, हिंदी व्याकरण सभी से प्रश्न होंगे। आप इसमें अभी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये मुझे पता है ना कि आपको किस तरह से तैयार करना है। आपका जो पेपर होगा उसमें अधिकतर प्रश्न मतलब 70 से 80% प्रश्न आपके साहित्य वाले होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र वगैरह से। तो प्रयोजन मूलक हिंदी, जनसंचार माध्यम हिंदी और हिंदी व्याकरण को कितना महत्व देना है या कितने परसेंट प्रश्न आएंगे उतने ही परसेंट हम आपको टेस्ट में उसकी तैयारी करवाएंगे। अगर हम उधर से ही ज्यादा प्रश्न देने लग गए अभी से तो फिर आपका ये वाला हिस्सा कमजोर हो जाएगा और आप इधर ही गलत करके आ जाएंगे, तो फिर तो कॉम्पिटिशन से आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत कठिन कठिन प्रश्न भी अभी टेस्ट में मिलेंगे जो आपने प्रयोजन मूलक हिंदी या हिंदी व्याकरण से कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है भैया एक बात और ऐड करना चाहूँगा एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने कोटा फैक्ट्री एक सीरीज देखी होगी, उसमें एक जीतू भैया का कैरेक्टर होता है। तो हेमंत भैया इज लाइक ए जीतू भैया, वो आपका जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक साथ देंगे और उसके बाद भी साथ देंगे। जो LIC होता है ना, जीवन के बाद भी और जीवन के बाद भी,
या जेएनयू के साथ भी और जेएनयू के बाद भी हेमंत भैया आपका साथ देंगे, तो उसके लिए नहीं डरना है, आपका हो जाएगा जेएनयू। पढ़ते रहिए, हेमंत भैया तैयारी पूरी करा देंगे, इस पे भरोसा रखिए। ठीक है सनी, आप बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद सर, क्लियर सर। ठीक है सनी, आप मतलब विश्वास से डगमगाइए नहीं, विश्वास रखिए और आप जेएनयू में होंगे। बाकी चीजें आप मत सोचिए कि यदि ये चीज़ों से आपको मोटिवेट होना चाहिए कि मुझे बाकी से बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि बाकियों को थोड़ा प्रॉफिट भी मिलने वाला, मुझे नहीं मिलने वाला। तो आप क्या करें, उनसे ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करके आप वो चीज़ें कर सकते हैं। और जैसा कि हेमंत भैया लगातार लगे हुए हैं और हम लोगों का प्रयास यही है कि आपकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, जो लगातार 3 साल से हेमंत भैया के निर्देशन में हो भी रहा है। तो आपका काम है मेहनत करना, हमारा काम है आपकी चीज़ों को देखना, कहाँ से आपको कैसे मटेरियल उपलब्ध कराना है, किस तरीके से आपकी तैयारी कराना है। तो हम अपनी ओर से अपने 100% देते हैं, तो विश्वास रखिए। ठीक है सनी, जो अगले अतुल आप प्रश्न पूछिए, अगले प्रश्न करता। पुष्पा राव, आप प्रश्न पूछिए, आपका माइक अलाउ कर दीजिए। पुष्पा राव। हेलो सर, मेरी आवाज? जी जी आ रही। सर मेरा सर ये तेंद्र सर से। जी अतुल आप? जी सर ये तेंद्र सर से। सर मेरा भी सर जैसे बैकग्राउंड नहीं रहा है सर, पहले भी सर मेरे कम नंबर आते 30 सर 35 सर, अब बढ़ गया सर 65 तक आने लगे हैं जी। सर। जैसे इन्होंने भी बताया था सर, जैसे कि टेस्ट के क्वेश्चन कैसे याद करें सर, अभी एक बार और बता दीजिए सर। अभी मेरे फोन का सर रेंज हो गई। जी आपको जरूर देखो बता रहे हैं। देखो टेस्ट याद करने का सामान्य तरीका है कि अगर देखो भैया हमेशा टेस्ट भेजते हैं, वो रात में ही भेजते हैं। जैसे कि आप जो सोने का समय होता है उस समय भैया पेपर को भेज देते हैं। तो मतलब मैं तो ऐसा ही करता था, मैंने बताया पहले भी, जैसे कि मैं टेस्ट देता था जब, और मैं चेक करता था मेरे नंबर आ रहे हैं 60 आ गए तो 40 गलत हो गए, तो मैं जैसे कि जो गलत हो गए तो मैं उन्हें लास्ट तक देखता था मैं। वही और जो कह रहे हैं, जो मैं टेस्ट को एक दिन में 4 बार देखता था मैं, कम से कम मतलब 4 बार तो नॉर्मल है। और वही आप करिए, और जो गलत हो रहे हैं उन्हें एक कॉपी बना लीजिए और पर लिखते रहिए, आप लिखते रहिए, क्योंकि जो गलत हो रहे हैं वो आपसे एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये जब होंगे जब आप आगे वाले टेस्टों में चेक करेंगे, अगर आप आगे वालों टेस्टों में उन्हीं गलतियों को वापस कर रहे हैं तो उनको और विशेष ध्यान दीजिए। अगर टेस्ट 4 बार नहीं तो आप 5 बार पढ़िए, पर गलती नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, क्योंकि भैया बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, वो बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और ज्यादातर आप एग्जाम में देखोगे तो 80% या 90% तो उन्हीं से आ जाएगा, और जो आएगा 10% तो आपका तुक्का से सही हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है अतुल, अब जो अगले वक्ता हैं पुष्पा राव, आप प्रश्न पूछिए। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर मेरी क्वेश्चन ये है कि मैंने आदिकाल को अभी अच्छा से मतलब पढ़ा नहीं है, उससे मेरी क्वेश्चन बहुत गलत होती है, तो उसको कैसे करूं? और टेस्ट में जितने क्वेश्चन होते हैं ना गलत हो जाते हैं, उनको मैं 2-3 बार देखती हूँ, फिर भी अगले टेस्ट में मेरे गलत हो जाते हैं जब टेस्ट देने जाती हूँ। तो कैसे करूं कि गलत ना हो? मैं फिर भी 3-4 बार देख लेती हूँ, उसके बाद भी देती हूँ तो याद नहीं रहता। संजना सिंह बताए। एक बार आप प्रश्न दोहराएंगे? अतुल अपना माइक ऑफ कर लो। जी जी ठीक, मेरी वॉइस आ रही? जी जी। मेरा प्रश्न यह था कि मैंने अभी आधुनिक काल पढ़ा नहीं है, तो उसका तो मैं नहीं मतलब देखती, ये जो है मैं टेस्ट देती हूँ ना, मेरा क्वेश्चन बहुत सारा गलत होता है टेस्ट में, मेरे अभी ज्यादा से ज्यादा 42 ही गए हैं सही, तो वो तो और मेरे को टेंशन देती है। और इसके अलावा कि मैं क्वेश्चन गलत जो होता है उसको 3-4 बार देख भी लेती हूँ, फिर भी अगले नेक्स्ट बार गलत हो ही जाता, तो कैसे करूँ?
देखिए जो आधुनिक काल आपका छोटा है ना, उसको नेट जेआरएफ के जो लगे हुए हैं उनके हिसाब से तैयार कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें जो भी रचनाएं आई हुई हैं, जो भी रचनाकार उनमें आए हुए हैं, उनकी सारी रचनाएं पढ़ जाइए। और दूसरा, टेस्ट में आपके गलत होते हैं तो जैसे जो मुझे नहीं याद होता था तो मैं ये करती थी कि मैं रिकॉर्ड करके उसे बार बार सुनती थी, या लिख लिख के उसे याद करने की कोशिश करती थी। तो ये आप कर सकती हैं। वो है ना, एक ही रचना मतलब 2-3 आदमी का, उसमें तो और कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो उसको लिख के अलग से रख लीजिए, उसको बार बार देखते रहिए जहां लगता है, या जो आपका वीक पॉइंट है उसको रिकॉर्ड करके सुनिए या लिख के सुनिए। आप बार बार उससे गुजरिए तो फिर वो चीजें गलत नहीं होंगी। ठीक ठीक है। जो अगले प्रश्न करता है वह है राहुल। आप आमंत्रित हैं, आप प्रश्न पूछिए। राहुल। हेलो जी, हेलो स्वागत है। भैया, आवाज आ रही है? जी भैया, मेरा प्रश्न विशाल भैया से है, और जी ये प्रश्न हम लोगों को अभी जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम का शेड्यूल है वो शेड्यूल आ गए हैं, और ये हम लोग को लगभग 1 मंथ एग्जाम चलेगा अभी, तो जी लगभग पूरा मई जो है उसमें एग्जाम ही चलेंगे। बीएचयू से हूँ मैं, और उसके बाद फिर तुरंत से जेएनयू का वो भी शेड्यूल आ गया है जिसमें तो इन दोनों के बीच कैसे समय का तारतम्य बनाएं और कैसे याद करें, चीजों को कैसे कवर अप करें? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बीएचयू से हैं, और दूसरी बात ये है कि आपने 3 साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। अगर एग्जाम आ गए हैं तो इन 3 सालों में एग्जाम का या फाइनल सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर में ठीक ठाक पढ़ा होगा। तो जाके बस एग्जाम दे आइए, और एग्जाम से पहले के दिन, जैसे कल एग्जाम है, टोटल 6 या 7 एग्जाम होते होंगे। एक दिन पहले एग्जाम है तो उसके रात को पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है। बाकी अगर प्रायोरिटी जेएनयू आना कंफर्म है, अगर चाहते हैं कि जेएनयू आना है तो फिर जेएनयू को मतलब हल्के में नहीं लेना है, उसको पढ़ते ही रहना है। एग्जाम को आप थोड़ा सा टाल सकते हैं कि चलो ठीक है दे के आएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया, इतना काफ़ी है। लेकिन जेएनयू के लिए आपको डेली पढ़ना है। कोशिश करिए कि इन दोनों के टाइम मतलब इन दोनों के टाइम को मैनेज कर पाएँ, और एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ के जाएंगे, ठीक है लिखा आइए, इतना काफ़ी है। बस इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं ना। अगर जेएनयू आना प्रायोरिटी है तो आपको जेएनयू के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें कुछ डाउट तो नहीं भैया है? वो ये पूछ रहे हैं टेस्ट सीरीज में नंबर वो लगभग कितने आए, तो ये मान के चले कि सेफ जोन में चल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कितने ही आए आप सेफ जोन में हैं। क्योंकि भैया ने एक बात अभी बोली है कि जब तक हार हो नहीं जाती तब तक हार नहीं माननी चाहिए। ठीक, तो जब कितने ही नंबर आए आप सेफ जोन में हैं, कोशिश करिए, नंबर बढ़ जाएंगे। और फाइनल एग्जाम का जो ये होता है बस प्रेशर हटाने के लिए होता है, तुक्का लगाने के लिए होता है। ये जो टेस्ट सीरीज होती है, एक तो फाइनल एग्जाम का प्रेशर हटा दिया जाए और आपकी जो तुक्का लगाने की क्षमता है वो डेवलप कर दी जाए। बस इतना काम होता है इसका। तो कोशिश करिए कि नंबर कितने ही आए, आप रडार में हैं, आप सर्कल में हैं, आप आ जाएंगे आराम से। पढ़ते रहिए बस। ठीक है। जो अगले प्रश्न करता है विलास, आप प्रश्न पूछिए। और एक अनुरोध भी होगा कि जो लोग प्रश्न पूछ लेते हैं उसके बाद अपना कृपया करके हैंड नीचे भी कर लिया करिए, उसको खड़ा मत रखा करिए। वो कोई मसल्स आपकी टूट सकती है लगातार खड़ा रखने से। थोड़ा सा मेरी भी मदद हो जाएगी, क्योंकि एक बार आपको परमिशन देना फिर आपको पीछे भी करना, क्योंकि क्रम पता नहीं चलता किससे अब आपको आगे प्रश्न पूछना है, किसको अनुमति देना है। इसने उन्हें पूछ चुका है, कई बार चीजें याद नहीं रहती है। हैंड रेज आप नीचे कर लेंगे, आपका नाम नीचे पहुंच जाएगा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जी विलास सर। मेरा क्वेश्चन विशाल सर से था जी। सर, ये जेएनयू में जो मतलब इतना वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है और जो प्रोफेसर है, ये स्टूडेंट से किस प्रकार की अप्रोच मतलब चाहते हैं, और ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, ये जानना चाहता हूँ मैं। क्योंकि मैं बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहता हूँ और हिंदी पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब लोगों को बोलना सिखाना चाहता हूँ। तो क्या मेरे लिए लाभदायक होगा? क्या मुझे वहाँ माहौल मिल पाएगा ऐसा? आपको भी 5-6 महीने हो गए होंगे, आप कुछ बता पाएंगे इस बारे?
बहुत अच्छा माहौल है, टीचर बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। स्पेशली अगर हिंदी साहित्य में बात करें तो सुधीर सर, उसके अलावा चौबे सर बहुत अच्छे टीचर हैं। और अगर आप ट्रांसलेशन में गलती से आ गए, मतलब अगर आ गए तो गलती से नहीं, अगर आ गए तो नवीन सर, गंगा सर बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। माहौल की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और पूरा पूरा मौका मिलेगा आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने का, सब कुछ पूरा मौका मिलेगा। इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, इतना अच्छा डाइवर्सिफाइड सिस्टम है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। जेएनयू बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के लोगों का माइंड सिस्टम खुल जाता है, अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, पूरा मौका मिलेगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा माहौल आपको मिलेगा यहाँ पे। जेएनयू कहते हैं, जेएनयू एक कर्म भूमि है, और मैंने वहाँ के अध्यापकों से सुना है, मतलब कि किस तरीके से वो अध्यापक भी वहाँ के यही कहते हैं कि बहुत अच्छा माहौल है, और यहाँ हर एक व्यक्ति का आने का सपना होता है, और बहुत अच्छा माहौल है। मतलब एक जब आप परिवेश में जाएंगे कि आपको एक अलग चीज़ नज़र आएगी कि शांति भरा माहौल होगा, पढ़ने आप चर्चा भी करेंगे, पढ़ेंगे, क्लास करेंगे, वहीं हॉस्टल आपको मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल भी आप तरह तरह के अलग अलग फील्ड्स के लोग होंगे, उनसे भी रूबरू होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, तो एक अलग माहौल में आप जाएंगे। पढ़ने लिखने का बहुत अच्छा माहौल है। ठीक है, तो और आगे राहुल आप प्रश्न पूछ चुके हैं यहाँ तक। श्रवण, हाँ श्रवण, हेलो, म्यूट कर, जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। श्रवण, आप प्रश्न पूछिए, आपकी जी आवाज आपका आ रही मेरी? आईडी। जी 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 सर, मेरा एक सवाल है कि पिछले साल एक सवाल आया था कि सन 1956 में देश में अकाल पड़ा था। इस वाक्य को किस काल के अंतर्गत रखेगा? ऑप्शन है पूर्ण भूत, संभाव्य भूत, संदिग्ध भूत, आसन भूत। देखिए यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सवाल जवाब नहीं होते हैं। आपकी जी तैयारी सर, के दौरान आपको क्या समस्या आ रही सुन लीजिए, उस पर बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर सवाल जवाब बिल्कुल ना करें। शुभम, मैं इस जी सर, प्रश्न को अनुमति नहीं देता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जी देखिए, यदि मैंने यदि आपको, जी सर डाउट नहीं, मेरा इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जी एक बार मैं आपका प्रश्न सुन लेता हूँ, आप यदि प्रश्न जवाब देना करिए। लायक होगा तो देखिए बिल्कुल ये दिया जो जाएगा। आप प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न आपको किताबों में मिलेगा, आप पढ़ेंगे वहां मिलेगा। आप बिना पढ़कर आएंगे तो यहाँ पर जवाब तो नहीं दिया जाएगा ना। आप पूछिए कि समस्या क्या आ रही है आपको प्रश्न सोल्व करने में। जी 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 सर, मेरी समस्या ये है देखिए, कि यूटी के सिलेबस में 7वीं यूनिट है हिंदी व्याकरण, उसमें समास का जिक्र है, काल का जिक्र है और संधि का जिक्र है। तो सर ये जो इसके लिए क्या हमें ग्रामर के लिए क्या कोई मतलब क्लासेस वगैरह देखनी चाहिए? क्योंकि ये जो क्वेश्चन था वो मुझे लगता है थोड़ा टफ ग्रामर के अंतर्गत आएगा। सामान्य भूत वर्तमान तो ये हम जानते हैं, लेकिन ये चीज मैंने भी कभी हिंदी में कभी सामान्य तो मैं 12th तक हिंदी पढ़ा हूँ, तो नहीं है, तो ये मैंने टफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं लगातार कई प्रश्न इस तरह के टेस्ट में थे जो हमने बहुत डीपली बनाए थे कि भूतकाल से भी क्या डीपली वो पूछ सकता है। तो वो भी हमने किसी पुस्तक से ही देखकर बनाए थे। तो आप अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ पुस्तक ग्रुप में बताई भी थी, तो अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये है। तो मैं इसको बिल्कुल कठिन प्रश्न नहीं मानता हूँ। पिछले साल का पेपर बहुत आसान था, इस बार कठिन आ जाए तो अलग बात है। तो इसे कठिन ना कीजिए, ठीक है। बाकी हाँ, विशु या संजना से कोई बता दीजिए कि व्याकरण के लिए बच्चों को क्या देखना चाहिए। भैया जी सर, इसके ये लिए मेरा क्वेश्चन था। व्याकरण के लिए एग्जांपल दूंगा सबसे अच्छी बुक लूसेंट देख लें, और बाकी कुछ यूट्यूब चैनल पे अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं जिसपे अच्छे से समझाए जाते हैं, या जहाँ पे हम टेस्ट दे सकते हैं, तो ये पर्याप्त होगा। बस इतना काफी है, यूट्यूब पे देख लीजिए, क्योंकि संधि, समास और वाक्य विन्यास लगे हैं, और उसके अलावा भाई यही सब चीजें लगी हैं, इनको यूट्यूब से देख लीजिए, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और अगर अगर आसपास कोई पढ़ने वाला हो, कोई जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे आसपास जो लोग थे वो एसआई की प्रिपरेशन कर रहे थे, ये पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनमें हिंदी ठीक ठाक आता है, एसआई में तो ठीक ठाक आता है। मैंने उनसे ले लिया था कि संधि से आपकी क्लास दे दीजिए, समाज से दे दीजिए। तो आसपास अगर कोई ऐसा तैयारी करने वाला मिल जाए
तो उनसे पूछ लीजिए कि आप क्लास कहाँ से करते हैं, संदीप समाज वगैरह कहाँ से पढ़ते हैं। नहीं तो यूट्यूब भी एक अच्छा जरिया है, यूट्यूब से बहुत कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब काफ़ी है, सफिशिएंट है। ठीक है अंकित, अगले जो आज के प्रश्नकर्ता हैं, अंकित आप आमंत्रित हैं, प्रश्न पूछिए। अंकित जी पूछिए। कुलदीप आप आमंत्रित हैं, प्रश्न पूछिए। अभिषेक सिंह हेलो जी पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन का जवाब कोई भी दे सकता है। ये जानना चाह रहा था कि मेरा एक्चुअली क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो जेएनयू के अलावा मैं सेकंड ऑफ प्रायोरिटी में कौन सा कॉलेज चूज कर सकता हूँ? फॉर्म तो देखिए, जो सीयूईटी का एग्जाम है तो यहाँ पर आप सारी यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एकदम स्वतंत्र हैं और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। जब आप भर रहे हैं फॉर्म, तब आप सारी यूनिवर्सिटी पे टिक करें। जब आपका रिजल्ट आएगा वो डिसाइड करता है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ अपना वो अलग से निकालती है, एडमिशन का पूरा उनका अलग प्रोसेस होता है, अलग उसकी फीस होती है। तो जेएनयू के लिए तब आपको अप्लाई करना जब आपका बहुत अधिक नंबर हो। सेकंड पर आता है डीयू, फिर आता है बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, वो आपको बाद में देखना है और सभी की अलग अलग कट ऑफ आती है। ठीक है, तो ये अभी आप इस पर बिल्कुल नहीं सोचे, केवल सीयूईटी का एक ही एग्जाम है, उसी पर आप फोकस करें, उसी एग्जाम को आप क्लियर करें। जब आपका नंबर आ जाए तब ये प्रश्न आप करिएगा। जी जी सर, कनेक्ट में रहेंगे ना आप उसके बाद एग्जाम के बाद कनेक्शन में? हाँ हाँ बिल्कुल, हम आप लोगों के साथ लगातार हैं, आप निश्चिंत रहें। आपका भी प्रयास यही होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं ना। सभी जो आप फॉर्म भरा हो सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्लिक जरूर करिएगा, ऑल करके उसमें ऑप्शन आता है। जब आप फॉर्म भरेंगे, जब मान लीजिए आप हिंदी का टेस्ट सीरीज कर देंगे, अगले ही जैसे ही ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आता है, यूनिवर्सिटीज वाला जो ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने के लिए, वहाँ पे ऑल पे कर देंगे, सबके लिए आपके लिए मतलब अप्लाई हो जाएगा। बस इतना करना है, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद आपको सोचना है कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। अभी आपको रिजल्ट पे फोकस करना है कि कैसे आप स्कोर ज़्यादा करें। जी सर, ठीक है, सेलेक्ट तो तो मैंने क्या कुलदीप क्यों कह रहा कुछ था मैं, कहना है? सिलेक्शन यूनिवर्सिटी लिए, पर हेमंत सर ने जो बताया ना 4-5 यूनिवर्सिटी का जो नाम लिया, उसमें जेएनयू के अलावा किसी ने भी मतलब नॉन बैकग्राउंड वाला तो नहीं हो सकता है, नहीं इसलिए मैं पूछ रहा देखिए, ये तो सबके अलग, हाँ हाँ, सबके अलग अलग नियम है। अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और आपके पास हिंदी नहीं थी तो कोई यूनिवर्सिटी आपको लेगी या नहीं, वो सबका आपको अलग अलग, आप जब उसका देखेंगे पूरा जो निकाल रखा उसने पूरा पीडीएफ सीयूईटी का, उसमें आप देख लीजिए। तो जिस जिस के लिए आप एलिजिबल है आप वहीं एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जेएनयू में आपका तभी एडमिशन होगा जब आपका बहुत अच्छा नंबर होगा। अगर पेपर सरल आया, बहुत सरल आया, तो आप मान के चलिए कि 95% आपका रिजल्ट आना चाहिए, इससे नीचे बात बनेगी नहीं। ठीक है, और पेपर अगर कठिन आया तो आप 80% के आसपास भी आपका काम हो जाएगा। तो अभी मेरा कहने का मतलब है पूरा फोकस जो है आप एग्जाम पर करिए, इतना अभी नहीं सोचना आपको। बिल्कुल सर, आपने जो रणनीति वगैरह बताई है उसी को मैं ध्यान में रख के, पहले भी मैंने एक वीडियो ऐसा चेक किया आपका जो यूट्यूब पे अवेलेबल था, उसके हिसाब से चल रहा हूँ। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करिए, उसको फॉलो करते हुए अभी मेहनत उसी का है, फोकस पर। दिमाग में कभी कभी जैसे आता है वन डे और वीक के सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, तो देखता हूँ तो मिलता नहीं है दूसरा कुछ कॉलेज। चलो मैं अभी सर इस पे फिर बाद में ही कॉन्टेक्ट करूंगा, यही सही रहेगा, जेएनयू पे फोकस करना चाहता हूँ। ठीक कुलदीप, थोड़ा समय का अभाव है, आगे बढ़ते हैं। लगभग हमारे पास 10 से 12 मिनट और शेष बचे हुए हैं। अब हमें इसमें हमें कंक्लूड भी करना है, समय कम है। एक या दो प्रश्न और हम लेंगे, उसके बाद एक जो दूसरा हिस्सा बचा हुआ है कि जो हमारे साथ टेस्ट सीरीज से मतलब जनवरी से जुड़े हुए हैं, उस समय से तैयारी कर रहे हैं, अब आगे अगले 42 दिन उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए इस पे बातचीत करेंगे। तो जो वक्ता है अभी जो जो प्रश्न आएंगे इनको संक्षेप में जल्दी से क्लियर करेंगे। अभिषेक सिंह आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। अमित कुमार आप प्रश्न पूछना चाहें तो आमंत्रित हैं।
और अंकित, आप 3 लोग ही हैं। ठीक है कि लगभग प्रश्न हमने सबके ले लिए हैं, समय भी नहीं है हमारे पास, 10 से 12 मिनट बचे हैं। तो सबसे पहले मैं जी अंकित जी पूछिए। जी नमस्कार सर। अभी मेरी तैयारी आधी अधूरी हुई है और मैं दृष्टि और गोविंद पांडे को लेकर तैयारी कर रहा हूँ। एक बार तो कोर्स कंप्लीट कर लिया है और दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ। और जो हेमंत भैया ने जो टेस्ट सीरीज भेजे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं टेस्ट वाइज ही रिवीजन कर रहा हूँ। और सर टेस्ट सीरीज में भी कम ही नंबर आ रहे हैं, तो किस तरह से आपको तैयारी करूँ? हम इस पे ही बात करने वाले हैं, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। जो आपका प्रश्न है लगभग इससे मिलता जुलता ही है। अभिषेक भी शायद उनका माइक ब्लिंक कर रहा है, आप भी अपना प्रश्न कर लीजिए, आगे जो 4-5 मिनट हो गए हम बात करेंगे। अभिषेक पूछिए जल्दी से, समय नहीं है। सर भैया मेरी आवाज जा रही है? जी 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 भैया प्रणाम। भैया मेरा क्वेश्चन संजना मैम से है, संजना मिश्रा मैम से। जी जी जैसे भैया कि मैं अभी एक जनरल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे मन में ये सब बहुत सारा प्रश्न है। और कि ये कि मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन नंबर मिलता है ये कितना कैसे क्या है। और जैसा कि मैं जुड़ नहीं पाया था तो थोड़ा सा ही मैम का मतलब मैं सुना था, तो जैसे कि वो बता रही थी कोई हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है, तो थोड़ा सा मैं उनकी पृष्ठभूमि जानना चाहता हूँ। और कैसे मतलब हमारा कितना स्कोर रहे कि हम डेप्रिसिएशन पॉइंट नहीं मिलने के बावजूद भी कितना हम करें कि हम जेएनयू में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है अभिषेक, संचना संक्षेप में कंक्लूड करें आप इनकी बातों को। लगभग तो चीजें हो चुकी हैं। शायद आपका बैकग्राउंड नहीं है भैया, बैकग्राउंड शायद नहीं है। जी 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 नहीं है इनका मेरा भी बैकग्राउंड नहीं था, मैंने बीए किया हुआ है, तो मेरा ज्योग्राफी था और इकोनॉमिक्स था और सोशियोलॉजी था, हिंदी बैकग्राउंड नहीं था मेरा भी। तो मैं बोलूँगी कि आपको 42 डेज है लास्ट टाइम में, तो बस 2 ही चीज़ आप करो, खुद से ऑनेस्ट रहकर जितना टाइम मिला है ना पढ़ लो, आप पढ़ाई कर लो, आप पढ़ लो खुद से ऑनेस्ट रहकर। मतलब ऐसा नहीं कि आप वो कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। और ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब में, सारी चीज़ों में, चाहे आलोचना से लेकर कुछ भी जितने भी हैं, आप उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप छांट लो। इतना तो आप कर लोगे कि अगर आप उसको इतना भी आप कर लेते हो ना तो इनफ हो जाता है। मतलब कि इतना हो जाता है कि मेरा भी बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि इतना, लेकिन बैकग्राउंड का इसमें इतना कुछ नहीं होता है कि बैकग्राउंड नहीं है तो क्या, क्योंकि बैकग्राउंड का तब होता है ना जब सब्जेक्टिव होता है, उसमें डीप नॉलेज मांगते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें उतना डीप नॉलेज नहीं चाहिए होता है कि, तो आपके लिए वही 2 बुक्स, सब उसी 2 बुक्स को पढ़ के आते हैं, सबका वही रहता है, वही सारी चीजें हैं। बैकग्राउंड का कोई इशू नहीं है। 1-2 महीने थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप जाते हो ना प्रोसेस में, चीजें समझ में आने लगती हैं। तो मैं बोलूंगी कि लोड नहीं लेना है ज्यादा, बस खुद से मेहनत करनी है, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये सच में ये कंपटीशन है। तो कंपटीशन का निकालने का एक ही कि मेहनत करनी है और स्मार्ट स्ट्रेटजी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ भी कर रहे हैं, स्मार्टनेस के साथ पढ़ना है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उतना मुझे कवर कर लेना है, मतलब वहां पे जाके मैं चीजों को कर ले जाऊंगा चाहे जैसे। और टेस्ट देना है, और टेस्ट देना है इसलिए भी देना है कि वहां पे जब आप बैठोगे ना, क्योंकि मैं अपना पर्सनल बता दूं, जब आप बैठोगे ना तो 4 ऑप्शन ऐसे आते हैं, तो लगता है 2 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 2 में से आप टिक लगाते हो। तो ये चीजें आपको तब आएंगी ना जब आप यहाँ टेस्ट किए रहोगे, आपको तभी ये वहां पता चलेगा। वैसे वहां पे जाके नहीं अचानक से आपके टेस्ट आ गए और आप कर रहे हो कि मैं चारों में से कैसे समझूं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी आप वो चीज किए रहोगे, आपकी यहाँ प्रैक्टिस रहेगी तो वहां पे आप कर ले जाओगे। टेस्ट का इतना वैल्यू होता है, टेस्ट का सच में बहुत वैल्यू होता है, आपको उसको अच्छे से करना चाहिए। तो मैं बोलूंगी आप अच्छे से कर लो, अच्छे से करो, घबराना नहीं है। ठीक है संजना, समय कंक्लूड करते हैं। और क्वार्टाइल का होता है, बट उसका भी एक ही ऑप्शन है कि पढ़ना है उसके लिए। क्वार्टाइल का होता है, नो डाउट क्वार्टाइल बहुत मैटर करता है, तो उसके लिए बस एक ही, बस पढ़ लीजिए आप किसी तरीके से, बस। ठीक है, आपको दूसरे से ज्यादा मेहनत करनी है, आपके दिमाग में होना चाहिए बस, इसके अलावा क्वार्टाइल का कोई वो नहीं है। यदि आपको उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप ये करिए कि आपको और ज़्यादा मेहनत करना है, यही आप कर सकते हैं जो आपके हाथ में। तो जैसा कि जो मैंने शुरुआत में चर्चा किया था कि लगभग जो
जनवरी से जुड़े होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। मुझे याद है कि हेमंत भैया दिसंबर में ही पुस्तकें डाल दिए थे, सूचना दे दिए थे कि इन पुस्तकों को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और हम जनवरी से मतलब टेस्ट आपको भेजना प्रारंभ करेंगे। और मुझे लगता है जो शुरुआत से विद्यार्थी जुड़े रहे होंगे और जैसा जैसा इनको गाइड किया गया होगा और जैसे जैसे टेस्ट भेजते गए होंगे और वैसे वैसे वो उस लाइन पे चलते हुए तैयारी किए होंगे, प्रॉपर टेस्ट दिए होंगे, लगातार जुड़े होंगे, तो मुझे लगता है कि वो आज इस लेवल पे पहुंच गए होंगे कि वो ओवरऑल एवरेज 70 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, ईमानदारी से जो किए होंगे। तो अब मैं उनकी बात करने वाला हूँ कि हेमंत भैया भी हमारे साथ हैं, 4 वक्ता भी हैं, तो मैं अभी सभी से बहुत ज़्यादा 5 मिनट है हमारे पास, तो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 1-1 मिनट का समय हम सबके पास है। तो घड़ी का टाइम लगा है, 1 मिनट आपके पास समय होगा उस रणनीति को बताने के लिए। नहीं बाकी मैं फिर आपको रोक दूंगा। तो सबसे पहले विशाल, जो इस कंडीशन में विद्यार्थी हैं, तो अगले 42 दिन उनको किस तरीके से आपने पढ़ने चाहिए? मात्र 2 चीजें 1 मिनट के अंदर, एक रिवीजन, एक टेस्ट। जितनी हो सके जो पढ़ा है 5 महीनों में लास्ट के, उनकी बार-बार रिवाइज कीजिए। और भैया के लगभग मेरे हिसाब से 60-62 टेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैं डेली देख रहा हूँ। 62-63 के आसपास टेस्ट हो चुके हैं, 50-40 टेस्ट और बचे हैं, 40 ही दिन है आपके पास, 105 कंप्लीट हो जाएंगे। डेली एक टेस्ट लगाइए, जितना मैक्सिमम हो सके रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभी ये समय आ गया कि आप रट नहीं सकते चीज़ों को। बार-बार पढ़िए और टेस्ट लगाइए, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, संजना सिंह आप। जी भैया, अभी जितना 40 दिन बचा है, तो मेरा यही था कि मेरा एयू का पेपर था, तो मुझे 7 अगस्त से 5 सितंबर के वो सीयूईटी था, तो मेरे पास यही था, टेस्ट लगाइए, जो वीक पॉइंट है आपके उसका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए और बाकी चीजें भी रिवाइज करती रहिए, कुछ छोड़िए मत, सिलेबस साथ रखिए, सिलेबस पे पूरा ये रखिए कि मुझे ये टॉपिक जो कमजोर है उसको ज्यादा ध्यान देना है, जो कम है उसको कम करना है, टेस्ट लगातार लगाते जाना है, जहां भी टेस्ट मिले वो लगा ले। ठीक है, यतेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने जो आपने 4-5 महीनों में पढ़ा है, तो उसमें आपको उसी को पढ़ते रहिए, आप दूसरा नया ना पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आपका जैसे कि ग्रामर हो या प्रयोजन मूलक में जो कुछ छूटा हो। आवाज आपकी ब्रेक हो गई है। तो और जो कि ऑल यूनिवर्सिटी की मैंने जैसे पहले बताया कि और टेस्ट कीजिए, और जो कि और यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उन्हें बार-बार करते रहिए, देखिए। ठीक है यतेंद्र, आपकी आवाज आसानी से हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। यतेंद्र यही कह रहे हैं कि बार-बार आप रिवीजन कीजिए, बार-बार जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है वो पढ़िए, अगर कोई पोर्शन आपका रह रहा है तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज के ज़्यादा से ज़्यादा पेपर से गुजरिए, उनको बार-बार प्रश्न देखिए। संजना मिश्रा जी आप आमंत्रित हैं। भैया सबने तो बता दिया है, तो मैं बस बोलना चाहूँगी लास्ट में कि खुद पे भरोसा रखना है, खुद के स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखना है, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है और आप ही कर सकते हो ये चीज़। तो बस मैं यही बोलूँगी, खुद का बस ये सोचना कि इससे वापस पीछे मुड़ के नहीं जाना मुझे अब, इतना मेहनत किया है तो बस थोड़ा टाइम और कर लेता हूँ, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस जितना किया है बस उतना। बस 2 ही चीज़, खुद पे भरोसा, खुद से ऑनेस्ट रहना है, खुद पे भरोसा करना है और बस एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम दे देना है। वो 3 घंटे आराम से जाकर दे देना, बस यही लास्ट है और कुछ नहीं, और कोई रामबाण नहीं है इसका यही 2 सॉल्यूशन है। एक अपने से ईमानदारी दिखाओ और दूसरा भगवान पे भरोसा या खुद पे भरोसा रखो कि मैंने जो पढ़ा है ठीक है, मैं इतने में कर ले जाऊँगा। बस इतना मैं बोलना चाहूँगी। ठीक है संजना, जहाँ तक मैं हेमंत भैया आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो निगाह होती है एक-एक पल पे लगातार बनी रहती है, लगातार आप एक क्षण पे ध्यान रखते हैं कि कौन विद्यार्थी कैसे क्या परफॉर्मेंस उनकी आ रही है, कैसे वो तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से मुझे उनको तैयार करना है। तो मुझे लगता है आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सॉलिड तरीके से देंगे। तो हेमंत भैया आप आमंत्रित हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसा कि शुभम आपने बताया है, टेस्ट में जो जुड़े बच्चे हैं उनका डेली रिजल्ट वगैरह वो मेरा देखने का काम होता ही है, कौन बच्चा कहाँ क्या कर रहा है और कौन बहुत ईमानदारी से अपना प्रयास कर रहा है, वो सारी चीजें मेरे माइंड में रहती है और उसी हिसाब से मैं ग्रुप में, क्योंकि मैं सभी को पर्सनल तो नहीं बता सकता, समय सीमित होता है,
तो ग्रुप में पीडीएफ भेजना या कब कौन सा पेपर उनको देना, वो सारा काम हो रहा है। बाकी अब आपके पास 40 दिन बचे हैं, तो उसमें आपको जो टेस्ट सीरीज से जुड़े बच्चे हैं और जो अभी तक टेस्ट देते आए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। तो अब सबसे पहले आपको CUET का सिलेबस उठाना है। उस सिलेबस के एक एक पॉइंट पर आपको बहुत अच्छे से देखना है कि इस पॉइंट से वो क्या क्या प्रश्न बना सकता है या कितना डीपली वो चीजें पूछ सकता है। अगर सिलेबस में केवल आदिकाल लिखा है तो आपको पूरा देखना है कि आदिकाल से क्या क्या वो विशेषताएं पूछेगा, या हो सकता है कि क्या समस्या रही है वो पूछ लेगा, या उसमें क्या क्या कौन से रस से आ रहे हैं, ये सारी चीजें। तो आपको इस तरह से आपको माइंड आपको लगाना है कि सिलेबस है और इस सिलेबस से कौन कौन सा हिस्सा वो पूछ सकता है, और उसी पर आपको सोचना है, क्योंकि आप बहुत सारे प्रश्न आप सोल्व कर चुके हैं और आपने जितना पढ़ना था वो सब कुछ पढ़ लिया है। दूसरी बात, तो जो अभी तक आपने पढ़ा है उसमें जो आपको सबसे अच्छी पुस्तक लगी है, केवल और केवल उसी पुस्तक को अब आपको पढ़ना है और उसी पुस्तक का रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना रिवीजन हो सकते हैं उतना आपको करना है। रात दिन अब आपको यही काम है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको प्रश्न सोल्व करते समय, आप अभी क्योंकि सभी ने बताया है कि जितने भी पेपर्स हुए हैं DU JNU सभी के प्रश्न सोल्व करते समय आपको ध्यान देना है कि वो प्रश्न पूछ क्या रहा है। जैसे अगर वो पूछा है कि प्रेमचंद की रचना नहीं है, तो नहीं शब्द पर आपको फोकस करना है। कई बच्चे एकदम नहीं को देखते नहीं है और हे पूछा और करके जो प्रेमचंद की जो उसमें रचना दिखती वो लगा कर आ जाते हैं, वहीं वो एक नंबर आपका गया और आपका सिलेक्शन बाहर। तो अब आपको प्रश्नों पर ध्यान देना है। सुमेलित करे प्रश्नों पर भी कई बार वो कंफ्यूज करता है, जान करके कंफ्यूज करता है, और आप देखेंगे अरे बाप रे, फिर जब लगा कर आ जाएंगे और जब आप पेपर देखेंगे तब आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं गलत कर दिया, इतना सरल प्रश्न है। तो आपको प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं कि यार ये तो बहुत सरल प्रश्न है, प्रेमचंद का उपन्यास, अरे ये तो मुझे आता है और फटाफट जल्दी में टिक करके निकल लिए, बस यही सबसे बड़ी आप गलती करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्या पूछा है सबसे पहले उसको समझे, उसके बाद ऑप्शन देखे और तब जाकर टिक लगाए, ठीक है। बस यही रणनीति है। बाकी आप सब बहुत अच्छे से तैयार कर ही रहे हैं और सभी का, लेकिन JNU में सीट तो बहुत कम ही है, तो उतने सीट में बच्चे आ सकते हैं। तो बाकी सारी यूनिवर्सिटी भी है ही से, तो बेफिक्र होकर तैयारी करिए। ठीक है, तो जैसा कि आज लगभग हम कार्यक्रम के सफल समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं और अंतिम फेज बचा हुआ है आप सबके धन्यवाद का। तो आज जैसा कि हमारे साथ संजना मिश्रा, संजय सिंह और यतेंद्र, विशु या विशाल कह सकते हैं, तो सब आप लोगों ने बहुत बढ़िया से अपना योगदान दिया और आपने भी अपना, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके इस यात्रा में आपका भी योगदान दर्ज हो चुका है। कल जब इस कहीं यहाँ आ जाएंगे तो आपको भी याद करेंगे कि यतेंद्र भैया ने ये कहा था, विशु ने भैया ने ये कहा था, संजना दीदी ने ये कहा था, सबको आप याद करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत भैया का तो खास धन्यवाद। मैं हर बार क्या है, मुझे तो शर्म आती है कि धन्यवाद करूं, कोई बड़ा शब्द मुझे लगता है इस साहित्य में तैयार करना पड़ेगा उनके धन्यवाद के लिए। तो हेमंत भैया और सभी वक्ता और प्रतिभागियों का तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो आपकी बदौलत हम यहाँ होते हैं, वक्ता होते हैं। आपका प्यार स्नेह जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी नहीं कभी करना है। जब तक JNU पहुंचा नहीं देना है तब तक हमें करते रहना है। और JNU पहुंचाने के बाद भी हेमंत भैया तो ये कहते हैं कि JNU पहुंचाना ही नहीं, JNU के बाद भी साथ देना है। तो इस उद्देश्य के तहत हम, जो एक हमारी साहित्यिक दुनिया है, एक अलग दुनिया है हिंदी साहित्य की, और एक हमारा परिवार है, हम यहाँ परिवार के रूप में रहते हैं। एक ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं, कल आपका सिलेक्शन नहीं होता तो हम आपसे दूर हो जाएंगे, आप नहीं JNU में आएंगे, कहीं और पढ़ेंगे, साहित्य से जुड़े रहेंगे, आगे फिर ऑप्शन आएगा, फिर आप यहाँ तैयारी करके आ सकते हैं, आगे PhD या आगे जो बहुत सारी पढ़ाई होती है, पुस्तकें लिख के, तो एक परिवार बना ही रहेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि वक्ता कहीं ऐसा ना सोच रहे हो कि लगता है सब हम हमारे खाने के लिए भूल गए हैं कि हमारा समय हो रहा है, तो अब हम बिल्कुल हमको बिल्कुल भी याद है, तो 4 मिनट की देरी से हुआ, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ट्रेन लेट भी हो जाती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं 30 सेकेंड्स एक बार, जैसा कि हर कार्यक्रम के बाद देता हूँ प्रत्येक वक्ता को, तो 2 मिनट और लूंगा। तो यतेंद्र, 30 सेकेंड में आप कुछ कहना चाहें?
मैं बस यही कहना चाहूंगा, बस पढ़ते रहो बस, और आगे बढ़ते रहो, बस अब पीछे नहीं मुड़ना है। होगा तो देखा जाएगा। आप मैदान में उतर चुके हो, पीछे नहीं मुड़ना है, अब देखो बस क्या होना है। बस इसी को कहना चाहूंगा मैं। ठीक है यतेंद्र, जैसा कि आप मुस्कुरा कर उत्तर दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस अलग, तो बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे जो भी प्रतिभागी हमारे साथ हैं। ठीक है, तो विशु आप। भैया यही बात कहना चाहूंगा कि एक सोहनलाल द्विवेदी की कविता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। बस जितनी गलतियां हैं सबको सुधार लो, लास्ट टाइम पे सब हो जाता है, पेपर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बस रिलैक्स होकर पढ़ो। ठीक है, जैसा कि विशु ने कहा सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखिए क्या कमी रह गई है, उसमें सुधार करो। असफलता तो संजना आप। भैया मैं तो बोल ही चुकी हूँ, पीछे मुड़ के नहीं जाना है। अब मैदान में उतरे हैं तो लड़के जाएंगे, क्योंकि जेएनयू में भी आना अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई होती है। तो बस 2 ही चीज में बोलूंगी, बस घबराइए मत, आराम से पढ़िए और पीछे मुड़ के नहीं देखना है हमको बस आगे जाना है किसी तरीके से। बस मैं यही बोलना चाहूंगी, तो पढ़िए। जैसा संजय का कहना है कि रक्त के आखिरी कतरे तक आपको लड़ना है, आखिरी लड़ना है, आपको सोचना ही नहीं, कुछ लड़ते रहना है। तो संजना सिंह जी आप। मेरा यही कहना है कि अभी किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्या करना है, क्वारंटाइन डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, क्या ये सब छोड़ देना है। जेएनयू पूरा मौका, पेपर के बाद पूरा मौका मिलेगा ये सब सोचने का। अभी 2 महीने मौका है, सिर्फ ईमानदारी से अपना मेहनत करें। जो भी कमी, जैसे उसने कहा सफलता एक चुनौती है, तो जो भी टेस्ट सीरीज में इसको टेस्ट सीरीज में अप्लाई करें, उसमें जहाँ कमी आ रही है, जो आपका पोर्शन कमजोर है, अभी 40 दिन है, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, आइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो ठीक है हेमंत भैया आप, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त। मैंने अपनी सारी बात तो कह दी है और सभी वक्ताओं ने भी बहुत अच्छे से आज समझा दिया है, बहुत प्यारे तरीके से। और विशु ने भी कहा भी एक लाइन के माध्यम से, सोहनलाल त्रिवेदी जी की लाइन है, उस त्रिवेदी जी ने, हाँ उन्होंने ये भी कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसी कविता की लाइन है। तो अब आपको कोशिश, अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से कोशिश की है और अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं, अब मान कर चलिए आपकी हार तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद सभी चारों वक्ताओं का, और शुभम का विशेष रूप से धन्यवाद। पूरे कार्यक्रम को शुरू से एंड तक मतलब एक एक अभ्यर्थी को टाइम देना, फिर उनको माइक बंद करना, उनका माइक ऑन करना, पूरा हैंडल करने का ये पूरा काम शुभम का होता है। हम तो केवल जुड़े हुए होते उसमें। तो बहुत धन्यवाद शुभम, और कार्यक्रम की सब बहुत अच्छे से रहा। ठीक है हेमंत भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं सभी वक्ताओं का, सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो लोग जनवरी से या अब तैयारी शुरू किए हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो कछुए खरगोश वाली कहानी आपने सुना, तो आपको बिल्कुल भी कहीं रेस्ट नहीं करना है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता दौड़ते रहना है, आपको कछुए की तरह लगातार मेहनत करते रहना है। स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है कि आप थोड़ा सा विश्राम करके कहीं आराम करने के चक्कर में सो ही जाए, और सफलता कहीं आपसे दूर जाए। तो आपको लगातार उस कहानी के माध्यम से आप सोच लिए होंगे कि लगातार प्रयास करना, जब तक पेपर नहीं हो जाए आपको इधर उधर कुछ देखना ही नहीं, सिर्फ टारगेट वही होना चाहिए। अब बस ये सोच लीजिए भैया, 1 मिनट, बस ये सोच लेना कि मतलब कि अब जो होगा देखा जाएगा और हम पढ़ ले। बस ये भी सोच लेना कि थोड़े टाइम के लिए तो पढ़ना है, पढ़ लेता हूँ, क्या पता लाइफ कुछ अच्छी हो जाए हमारी भी इधर आके। तो बस इतना, बस थोड़े टाइम के लिए पढ़ना है, बस 42 डेज और है, इतना आप करके आए हो, 42 डेज और है, बस थोड़ा सा और करें, बस मैं इतना बोलूँगी। तो मुझे लगा अब संजना ने कुछ कह ही दिया है, तो एक बार और धन्यवाद देना पड़ेगा, इतना कष्ट और करना पड़ेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले संडे। ठीक है।